स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन। सुनना प्लीज़। तुम लोगों को अमेंडमेंट का एक हैंड आउट मिला होगा लाइक दिस। इट्स 30 पेजेस हैंड आउट, ठीक है। इसमें कम टू पेज नंबर 15 वंस। पेज नंबर 15 पे तुमको ऐसा कुछ दिख रहा होगा नीचे एनसीएलटी एंड नेक्लैट। तो एक बार ना मैं तुमको बताता हूँ कि अमेंडमेंट है क्या, स्कोप क्या है वगैरह, सब कुछ तुमको बता रहा हूँ। 1 जून 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। जिस चीज़ का 2002 से बातचीत चल रहा था, 2002 नॉट 2013, 2002 से बात चल रही थी कि एक एनसीएलटी ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा विच विल डू अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, बीआईएफआर एंड फाइनली हाई कोर्ट ऑल्सो। हाउ आई विल टेल यू, ठीक है। पहली बात तो कंपनी लॉ बोर्ड को बंद कर दिया जाएगा और वो एनसीएलटी उसके सारे काम करना चालू कर देगा। 1 सेकेंड, सिख कंपनीज के रिवाइवल के लिए कौन सी बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी, बीआईएफआर, फुल फॉर्म बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो बीआईएफआर को भी बंद कर देंगे, उसका सारा काम कौन करेगा, एनसीएलटी। तीसरा, ये हाईकोर्ट देखिए मेरे को डाउट हो रहा है, मेरा डाउट ये हो रहा है कि हाईकोर्ट बंद कर देगा तुम। नहीं, हाईकोर्ट बंद नहीं होगा। अरे हाईकोर्ट में कंपनी लॉ के अलावा और भी तो कितने सारे मुकदमे जाते हैं। हाईकोर्ट में कंपनी लॉ के अलावा और भी तो कितने सारे मुकदमे जाते हैं। तो हम लोग हाईकोर्ट बंद नहीं कर रहे, हाईकोर्ट में कंपनी लॉ का मुकदमा भेजना बंद कर देंगे, ये होगा। मतलब आज ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं कंपनी लॉ के अंदर जहां हम लोगों को परमिशन के लिए किधर जाना पड़ता है, हाई कोर्ट। वाइंडिंग अप फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी को बंद करना चाहते हो तो वाइंडिंग अप करना चाहते हो तो आपको कहां पर जाके फाइल करना पड़ेगा, पिटिशन, हाई कोर्ट में। अमेलगमेशन करना है तो अमेलगमेशन के लिए परमिशन किसका लगेगा, हाई कोर्ट का। तो हम लोग बोल रहे हैं हाई कोर्ट बंद नहीं होगा, पर फर्क ये होगा कि कंपनी लॉ के जो मामले हैं उनके लिए आप हाई कोर्ट पे नहीं जाओगे, किसके पास जाओगे, एनसीएलटी। तो ये तो बेस्ट चीज था बिकॉज यू हैव अ सिंगल जुडिशरी rather than 3 judiciary systems. You have a single judiciary for monitoring the entire company law. इसका बात 2002 से चल रहा था और अब जाके बना है, कब जाके बना है, आधा साल, मतलब मिडिल में बना, 1 जून 2016। आज तारीख क्या है, तारीख बताओ आज का यार, 13। आज हम लोग स्टैंड कर रहे हैं 13 दिसंबर 2016 को। ये डेट आज का रेलिवेंट इसलिए बिकॉज मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ ये तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर तुम बोलोगे बदल गया। हाँ तो बदलेगा ना, हर दिन तो कुछ नया अमेंडमेंट आते जा रहा है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आज के हिसाब से लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। 13 दिसंबर जो आज की तारीख है, आज के हिसाब से लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या चल रहा है पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1 जून 2016 को फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एनसीएलटी। एनसीएलटी को नया बनाना पड़ा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ना, इसी सीएलबी को कन्वर्ट कर दिया गया एनसीएलटी में। क्या इन लोगों को, भारत सरकार को, नई बिल्डिंग्स क्रिएट करनी पड़ी, नए एम्प्लॉइज लाने पड़े, नए जजेस पैदा करने पड़े ना। द सेम थिंग, वही कंपनी लॉ बोर्ड था ना, उसी को तब्दील कर दिया एनसीएलटी में, बोर्ड चेंज हो गया बाहर, बस यही हुआ, ठीक है, बस यही हुआ। पर जो भी है बोलने को तो क्या बन गया, दैट एनसीएलटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड सीएलबी हैज बीन डिसॉल्व्ड, कंपनी लॉ बोर्ड हैज बीन डिसॉल्व्ड। तो सीएलबी के बदले एनसीएलटी आ गया। अब 1 जून को जब ये काम किया गया तो उन्होंने क्या क्या किया, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है, पूरा बताऊंगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अगर पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह पे हो तब तो प्रॉब्लम हो जाए। आपको तो हर शहर में चाहिए एनसीएलटी, हर शहर ना सही कम से कम हर स्टेट में तो चाहिए एनसीएलटी। तो इन्होंने बोला कि वी विल एस्टैब्लिश एज मेनी बेंचेस, ये बोलने का भाषा है, वी विल एस्टैब्लिश एज मेनी बेंचेस ऑफ एनसीएलटी एंड नेक्लैट। मतलब एनसीएलटी होता है ना, वैसे एक और होता है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल। तो ये लोग बोला वी विल एस्टैब्लिश एज मेनी ब्रांचेस ऑफ एनसीएलटी एंड नेक्लैट एज रिक्वायर्ड। बेंचेस मतलब ये नहीं कि जितना बेंच चाहिएगा उतना, बेंचेस मतलब कितना कोर्ट्स चाहिएगा। बेंचेस का मतलब होता है कोर्ट, ठीक है, कि एनसीएलटी जितना हम लोग को चाहिए उतना बनाएंगे। मतलब बेसिकली हर स्टेट में एक तो चाहिए, हर स्टेट में आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 बेंच ऑफ एनसीएलटी, ठीक है, जहां पे उस स्टेट की जितने भी कंपनी लॉ के मामले वहां जा पाए। प्रिंसिपल बेंच हिंदुस्तान में जो मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच हिंदुस्तान में, तुम गैस करो कहां लोकेटेड होगा, न्यू दिल्ली, जो कैपिटल है अपना, इंडिया का कैपिटल है, वहीं पे लोकेटेड होगा प्रिंसिपल बेंच। तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले थे 1 जून को।
नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने बोला कि इस जगह पे जितने लोकेशंस पे इन्होंने एनसीएलटी का बेंच खोला है उसका पूरा लिस्ट निकाल दिया कि ये सब जगह एनसीएलटी खोला है। अरे खोला क्या है, जहां पहले कंपनी लॉ बोर्ड था वही अब क्या बन गया, एनसीएलटी। सेकंड, दे नोटिफाइड फ्यू सेक्शंस। कंपनीज एक्ट 2013 का कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस है ना, वो नोटिफाई कर दिया, मतलब 470 सेक्शंस होता है कंपनी लॉ में, जिसमें बहुत सारे ऑलरेडी नोटिफाइड थे, कुछ और एक्स्ट्रा नोटिफाई कर दिया, उसी का लिस्ट है ये। मेरे पास 2 हैंडआउट है, वो 2 नहीं एक्चुअली एक ही, उसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, तुम्हारे पास जो है ना वही मेरे पास भी है। तो 30 पेजेस का जो पूरा लिस्ट दिख रहा है, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दो सेक्शंस विच वर नोटिफाइड ऑन 1 जून। 1 जून को ना इनका सुनो, 1 जून को इनका टोटल 3 नोटिफिकेशन आया था। 1 जून को 3 नोटिफिकेशन आया। पहला कि एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और जितने बेंचेस बने हैं, सारे बेंचेस, सारा लोकेशन चंडीगढ़ में बना है, कोलकाता में बना है, दिल्ली में बना है, यहां बना, वहां बना, वो पूरा लिस्ट निकाल दिया था। दैट वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन। सेकेंड नोटिफिकेशन अपना फ्यू सेक्शंस को लेके कि अब क्योंकि एनसीएलटी बन गए तो ये नए नए कुछ सेक्शन से कंपनीज ऐड किए जो अभी तक नोटिफाइड नहीं थे, अभी तक इफेक्टिव नहीं थे, अब वो भी नोटिफाइड हो गए और उसी का लिस्ट मेरे हाथ में जो अपने को पढ़ना है। थर्ड क्या, 3 नोटिफिकेशन था 1 जून को। थर्ड क्या, थर्ड नोटिफिकेशन था कि ऑल द पेंडिंग केसेस बिफोर सीएलबी shall be transferred to NCLT। ऑब्वियसली आपने तो CLB को मार दिया ना और NCLT का नाम घोषित कर दिया है, तो CLB में जितने भी मुकदमे पेंडिंग चल रहे थे अब वो कौन करेगा, NCLT करेगा। ये सीन था पूरा। CLB का सारा मुकदमा छीन के NCLT को दे दिया। तो 1 जून 2016 को ये 3 नोटिफिकेशंस आया था। अभी नोटिफिकेशन क्लियर है, लेट्स रिपीट वंस मोर। फर्स्ट नोटिफिकेशन क्या कि NCLT कहाँ कहाँ खोला गया, सारे लोकेशंस का नाम लेके निकाल दिया और वहाँ पे CLB बंद हो गया, CLB टोटली बंद हो गया इंडिया में। सेकेंड, क्योंकि NCLT बन गया है तो कंपनी लॉ के कई सेक्शंस जो नोटिफाई कर दिए गए। तीसरा पॉइंट CLB क्योंकि आपने बंद किया तो CLB में जितने भी पेंडिंग मुकदमे चल रहे होंगे, खास तौर पे तुम लोग के एक चैप्टर है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। क्या नाम, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये होता है, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में अभी नहीं बोलूंगा, बाद में। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का कई मुकदमा जो चल रहा था CLB में किधर शिफ्ट हो गया, NCLT। सो वी गॉट 3 नोटिफिकेशंस। हम लोग के काम का एग्जैक्टली कौन सा है, सेकेंड वाला, बिकॉज हम लोग को तो ये सारे नए सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार यहां तक क्लियर है क्या? नाउ लिसन टू मी। अब मेरा डिस्कशन इस पे फोकस होगा। ठीक है, सेकंड वाला, ये तुम लोग नोट्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये लिखना ऑब्वियसली, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बोर्ड वर्क करता हूँ तो अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तुम वहीं पे लिख लो ना, वो जो हैंड आउट है उसी में एडजस्ट करके फिट कर लो। तो अभी मेरा जो डिस्कशन है वो सेकेंड वाले पे आने वाला है। एक जो सस्पेंस चल रहा है दिमाग में कि कौन से सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं, कौन से चैप्टर्स नए नोटिफाई हुए हैं, उसको तो तोड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले वो सस्पेंस ब्रेक किया जाए कि क्या क्या कहाँ चेंजेस हुआ। ध्यान से सुनना, छोटे छोटे चेंजेस तो हुए हैं, मतलब वो तो हम लोग को दिखेगा कि जिधर जिधर ट्राइब्यूनल वर्ड लिखा था उसको नोटिफाई नहीं किया था, कर दिया। लेकिन इसके अलावा बड़ा चेंजेस कहाँ आया? सबसे बड़ा चेंज तो पेज नंबर 15 में जो चैप्टर दिख रहा है तुमको, पेज नंबर 15 में एक नाम है ना, देखो नीचे ये दिख रहा है एनसीएलटी एंड नेक्लैट चैप्टर। सबसे पहले तो इसमें आएगा, बिकॉज अब तो एनसीएलटी और नेक्लैट बन गया ना, तो अब तो सबसे ज्यादा तो यही चैप्टर उछलेगा खुशी के मारे। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस थे सब नोटिफाई, इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस थे सारा का सारा नोटिफाई कर दिया। तुम पेज नंबर 15 से ना काउंट करना चालू करो, सेक्शंस को देखो सीरियल ऑर्डर में, पूरा फुल सीरियल ऑर्डर में, स्टार्ट्स फ्रॉम 40, मतलब सेक्शन नंबर कौन सा दिख रहा है पहले, 407। अब मेरी बात सुनो, सेक्शन नंबर 407 से लेके 414, सेक्शन नंबर 407 से लेके 414 वो पहले ही नोटिफाइड था, पहले ही। 414 के बाद से नोटिफाई हुआ 415 से, वो भी मैंने, खैर भले ही सेक्शन 407 से 414 पहले नोटिफाइड था,
पर उसको डालना मेरे लिए इसमें ज़रूरी था ताकि चैप्टर कंप्लीट हो सके, वरना अचानक से मैं 415 से पढ़ाऊंगा तो तुमको डाउट्स आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 407 से मैंने पूरा डाला है, अब वो चलते जा रहा है लाइन से, देखो गोज ऑन एंड ऑन। खत्म किधर जाके हो रहा है? 434 लास्ट, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 पे जाके फाइनली खत्म हो रहा है 434। तो कितना लंबा रेंज ऑफ सेक्शन है, यू जस्ट इमेजिन। मिटा दूं मैं बोर्ड को एक बार? ठीक है, एक बार सुनो, ये एनसीएलटी एंड नेक्लैट वाला जो चैप्टर है, कितने सेक्शंस हम लोग को वहां पे दिख रहे हैं? 407 से लेके 434, ये सारा सेक्शंस का रेंज दिख रहा है। अच्छा, इसमें 407 से लेके 414 तो पहले ही नोटिफाई हो चुका था, उसके बाद जो बैलेंस बचा है 415 से लेके 434 वो नोटिफाई हुआ है, बट यू मस्ट फोकस ऑन द फुल चैप्टर। कारण क्या है ना, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा बेवकूफ़ी करके गया कि वो अमेंडमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 415 से 434 तक पढ़ ले और पहले वाला छोड़ दे, तो वो मरेगा। क्यों मरेगा? जब इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है ना तुम्हारे, तो इंस्टीट्यूट खाली वो अमेंडमेंट वाला सेक्शन नहीं देखता, उसका पूरा चैप्टर देखता है, और चैप्टर की जो शुरुआत वाले सेक्शंस है उससे सेट कर सकता है, और वही तुम नहीं पढ़ के गया तब तो तुम गया काम से। तो शुरू का सेक्शंस जो है वो तो आना चाहिए। तो ये एक रेंज हुआ विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें मेरे को एक कमाल का चीज दिखाना है। तुम पेज नंबर 26 पे है क्या? पेज नंबर 26 पे ऊपर देखो, तुमको मिलेगा सेक्शन 434। सेक्शन नंबर देखो 434 मिला क्या? उसका नाम देख के कुछ अभी समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। अभी पढ़ाया था कि जितने भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं वो सब किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? एनसीएलटी को। ये उसी के ऊपर पूरा सेक्शन है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब होल्ड एक बार के लिए, कम टू पेज 29। पेज नंबर 29 पे तुमको एक चैप्टर दिख रहा है मिसलेनियस, उसके नीचे एक सेक्शन नंबर होगा 466। नाम देख के गैस करो। डिसोल्यूशन ऑफ सीएलबी एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन। पलट के देखो कितना पेज का है? 1.5 पेज और कितना? ठीक है, 1.5 पेजेस। तुमको लेंथ वाइज लंबा लग रहा होगा, बट उसमें ज्ञान छोटा सा है। उसमें ज्ञान क्या लिखा है? हम लोग सीएलबी बंद कर देंगे और सीएलबी के अंदर जितने भी लोग थे ना, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो उनको उठा के एनसीएलटी और नेक्लैट में शिफ्ट कर देंगे, बात खत्म। तो इनको नया रिक्रूटमेंट्स के लिए टेंशन होगा क्या? कोई टेंशन नहीं। सीएलबी के अंदर जितना भी ऑफिसर्स, जजेस वगैरह था, वो सब किस में मूव हो जाएगा? एनसीएलटी और नेक्लैट में। क्लियर है एकदम? अच्छा, इसमें एक लोचा है, छोटा सा लोचा है। क्या है ना कि एनसीएलटी वाले चैप्टर में ना क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर आपको एनसीएलटी में प्रेसिडेंट बनना है, चेयरमैन बनना है, मेंबर बनना है, माने जज बनना है, तो उसका एक क्वालिफिकेशन है। सोचो सीएलबी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर उनको तो एनसीएलटी में डालेंगे नहीं, उनको तो ड्रॉप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ये सब जानती थी पहले से। गवर्नमेंट ने सेक्शन के भीतर लिख दिया कि जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है टू मूव टू एनसीएलटी, उसको ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप होने पे वो गवर्नमेंट से लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकता। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस होता है ना, वो नहीं मांग पाएगा। फिर ये इन्होंने इसमें लिख के बोल दिया। लेकिन जहां तक नॉर्मल कर्मचारी का सवाल है, एम्प्लॉइज वगैरह जो होती है स्टाफ, वो तो सारा शिफ्ट होगा ही, उनका तो क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई बात है नहीं, तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक है ना, ये हमेशा एक साथ इमेजिन करना और पढ़ना। ठीक है, अब पीछे थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, कम टू पेज नंबर 27। 27 पे फिर से देखो एक चैप्टर है स्पेशल कोर्ट्स। इन्होंने इसके अंदर भी एक सेक्शन नोटिफाई कर दिया। इससे बहुत ज़रूरी है। ये जो बोर्ड पे मैं जो भी लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे तुम कॉपी में लिखो, लूज शीट में लिखो, या उसी हैंडआउट में एडजस्ट करो, पर लिखना ज़रूरी है। ऐसे रैंडमली अगर हम लोग ना 30 पेज तक दनादन एक एक करके सेक्शन पढ़ना चालू किए ना,
मेरा विश्वास करो, तुम यहां से निकलने के बाद तुमको एक वर्ड याद नहीं रहेगा कि क्या पढ़ाया। बस हाँ बोलने को हो गया, हाँ हो गया, पर बस वो बोलने को हुआ है। यू विल नॉट रिमेंबर ओवर हियर। रिमेंबर करने के लिए ये सब जानना जरूरी कि लेआउट किस तरह से क्या मूव किया है, ठीक है। ऐसा समय आएगा जब तुमको अंदर का कुछ नहीं याद रहेगा, पर ये सब याद रह जाएगा कि ऐसे ऐसे चेंज हुआ था पूरा। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो नाउ दिस वन, पेज नंबर क्या बोला, 27, उस पर स्पेशल कोड चालू हो रहा है ना, ऊपर एक चैप्टर का नाम लिखा है स्पेशल कोड, सेक्शन क्या 441। नाम देखो क्या बोलता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का पुराना सेक्शन कौन सा होता था, मैं बोल रहा हूं 621 कैपिटल ए। कंपाउंडिंग एक जबरदस्त चीज है। कंपाउंडिंग जबरदस्त चीज मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग मतलब कि कोई आदमी जो है जिसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है या चलने वाला है, वो खुद ही आके अपने आप को सरेंडर कर दे और बोल दे हाँ मेरे से गलती हो गया, माफ कर दो, तो हम लोग उसका पनिशमेंट कम कर देते हैं। अगर जेल है तो जेल हटा देते हैं, फाइन है तो फाइन कम कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग, ठीक है। ये एक तरह से सरकार की तरफ से दिया हुआ रियायत है आपको कि, क्योंकि देखो हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, 150 करोड़ का अपना आबादी है, मैं तो बढ़ा के बोल दिया क्या, 130 करोड़ का सपोज अपना आबादी है, तो इतने सारे केसेस कोर्ट में जा रहे हैं, उनको फटाफट सल्टाना जरूरी है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो खुद आके अपने आप को सॉरी बोल के माफी कर लेगा ना, उसको हम लोग पनिशमेंट कम कर देंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अच्छा, कंपाउंडिंग का पावर अब तक किसके पास था, सीएलबी, अब किसके पास, तो एनसीएलटी बन गया ना, तो इसीलिए इनको ये सेक्शन नोटिफाई करना ही था। यानी अभी कंपाउंडिंग का पावर किसके हाथ में आ जाएगा, एनसीएलटी। पलट के देखो कितने पेज का है, 2 पेजेस, 27, 28 और 29 से तो फिर ये चालू हो गया 441 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, जस्ट 1 सेक्शन, ठीक है। ये जितना भी मैंने डिस्कशन किया, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारा, मेरे नोट्स का पेज नंबर बोल रहा हूँ, पेज नंबर 15, दिस इज पेज नंबर 27 एंड दिस इज पेज नंबर 29, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये पूरा एंड का सीक्वेंस है, ठीक है। एक तरफ है ये, और दूसरी तरफ और क्या क्या है वो भी बता रहा हूं। ये सब तो हुआ एनसीएलटी रिलेटेड ना, ये जो 3 चैप्टर्स हुआ ये तो सब एनसीएलटी रिलेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल चैप्टर्स जिनमें चेंज आया है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर जिसमें चेंज आया है वो क्या है, सुनो। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रफ वर्क करने वाला हूँ, विच यू डोंट हैव टू कॉपी। हम लोग ना कंपनीज एक्ट से अब तक कितने चैप्टर पढ़ रहे थे, 1956 से 4 चैप्टर्स पढ़ रहे थे। उन 4 चैप्टर्स का नाम क्या क्या है बता रहा हूँ। एक था अमेलगमेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नाम इसका क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन, एक ये चैप्टर है। दूसरा होता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तीसरा होता है वाइंडिंग अप। और लास्ट में क्या होता है, अपना प्रोड्यूसर कंपनी। ये 4 चैप्टर्स थे ना जो हम लोग कहां से पढ़ते हैं, ओल्ड कंपनीज एक्ट से। अब इंपॉर्टेंट चीज एकदम, ये वाला तो फॉरएवर कंपनीज एक्ट 1956 से ही पढ़ते रहेंगे, फॉरएवर, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जो प्रोड्यूसर कंपनी चैप्टर है ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा फॉरएवर कहाँ से ही पढ़ते रहेंगे, कंपनीज है 1956। तो ये आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। सो इसको हटाओ, थोड़ा सेपरेट करो। अब बचा 3 चैप्टर। 1 जून को जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने ये वाला चैप्टर नोटिफाई कर दिया है, ध्यान से। 1 जून को जो नोटिफिकेशन है ना, जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, 1 जून 16 वाला, उसमें इन्होंने ऑपरेशन चैप्टर को नोटिफाई कर दिया है। मतलब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर अब ओल्ड एक्ट से पढ़ना है कि न्यू एक्ट से पढ़ना है, न्यू एक्ट से पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेशन का चैप्टर एक बार बुक में दर्शन करें, नोट्स में आओ, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पर ऊपर देखो क्या लिखा है। अभी कुछ बोर्ड, अभी थोड़ा देर तुम बोर्ड वर्क नहीं करेगा, खाली मैं करूंगा, समझाऊंगा।
पेज नंबर 9 पे क्या दिख रहा है अपने को? ऑपरेशन चैप्टर। ऊपर ब्रैकेट में देखो मैंने सेक्शन नंबर लिखे होंगे। कितने सेक्शन लिखे हैं मैंने? 5। 241 से लेके 245, मतलब फुल चैप्टर, मतलब ऑपरेशन चैप्टर पूरा इन्होंने नया नोटिफाई कर दिया है, यानी अभी पुराना चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 9, इट गोज अप टू पेज नंबर 15 का आधा, ये चैप्टर। तो इसका मतलब, होल्ड, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये दो चैप्टर, क्या ये दो चैप्टर हमको कंपनीज एक्ट 1956 से ही पढ़ना पड़ेगा क्या? तो उसके बारे में सुन लो। आज की तारीख क्या है? 13 दिसंबर। 7 दिसंबर को, 6 दिन पहले, 7 दिसंबर को एमसीए ने नोटिफिकेशन निकाल के ना इन दो चैप्टर्स को भी नोटिफाई कर दिया है। यानी 15 दिसंबर, परसों 15 दिसंबर 2016 से ये चैप्टर्स भी चेंज हो जाएगा और कौन सा पढ़ना पड़ेगा? न्यू। ये दो चैप्टर, आज 13 तारीख है, परसों से ये दो चैप्टर्स के लिए भी आप हाई कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? एनसीएलटी का। तो दे हैव नोटिफाइड इट। नाउ द प्रॉब्लम इज वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जाम और नॉट, ये बात है, यही सबसे बड़ा टेंशन है। ऑपरेशन तो बॉस एप्लीकेबल है, बिकॉज कब नोटिफाई हुआ? 1 जून। तो क्या हुआ ना, इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट जो है सीएस, उन्होंने तो इसको बोल दिया कि ये वाला जो है ये दिसंबर 16 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जो भी दिसंबर 16 में एग्जाम दे रहे होंगे जो चालू होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली जून 17 के लिए तो एप्लीकेबल है ही, फिर अगर दिसंबर 16 के लिए तो जून 17 के लिए है ना। इस पे मेरे को बस डाउट हो रहा है, इन दो का क्या करूं? ये 1 नंबर और 3 नंबर जो 15 दिसंबर से एप्लीकेबल होगा, ये ऑब्वियसली दिसंबर 16 के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं। डाउट इज कि क्या ये दोनों चैप्टर्स जून 17 के लिए अप्लाई करेगा क्या? डोंट नो, बिकॉज जून में जो कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम होता है वो शुरू में होता है, मतलब दिसंबर में तो एग्जाम लेट में होता है, दिसंबर मंथ के एंड में होता है, लेकिन जून में जो एग्जाम्स होता है वो शुरू में होता है। और इनका एक नॉर्मल रूल क्या है, जो नोटिफिकेशन एग्जाम के लास्ट 6 मंथ्स के अंदर आया है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एग्जाम। और ये कब से आ रहा है? 15 दिसंबर से। तो अब ये दो चैप्टर्स जून 17 में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इंस्टीट्यूट ही बाद में जाके क्लैरिफाई करेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड या न्यू, जो भी इंस्टीट्यूट बोले उनकी मर्जी, वी विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली आज जो ये अमेंडमेंट कवर करा रहा हूँ इसमें ये दो चैप्टर तो होना नहीं है, तो काटो इसको अभी। तो फिलहाल अब वेट करेंगे इंस्टीट्यूट क्या बोलता है। अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि जून 17 के लिए एप्लीकेबल तो नया, नहीं तो फिर पुराना पढ़ेंगे। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज नॉट गोल्ड। हाँ, सीएमए के लिए भी सेम, बिकॉज अच्छा एक चीज सुन लो, सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट का क्या है ना, एग्जामिनेशन का मंथ सेम होता है, तो उनके लिए जो भी अनाउंसमेंट्स होता है वो पैरेलली रन करता है, दोनों के लिए पैरेलली रन करता है, ठीक है। सीए का एग्जाम अलग होता है, वो मई नवंबर के चक्कर में जाता है, तो उनका अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन चैप्टर देख रहे हो, ये दिसंबर 16 एग्जाम के लिए तो अप्लाई कर दिया है सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, पर सीए वालों का एग्जाम तो नवंबर 16 में हुआ, उनके लिए अप्लाइड नहीं था, उन लोगों के लिए ओल्ड ही था वो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं उस हिसाब से मूव कर रहा हूँ, क्लियर है ये? तो इसमें ऑपरेशन चैप्टर कवर्ड है, यहाँ डन, समझ में आ रहा है बात? अब बस एक ही खास बात तुमको जो याद रखना है वो ये, प्रोड्यूसर कंपनी हमेशा पुराना ही रहेगा, हमेशा। ये 3 चैप्टर्स, ऑपरेशन तो नया हो चुका, ये 2 भी अब परसों से नया हो जाएगा, ठीक है। वेदर एप्लीकेबल और नॉट फॉर एग्जाम वी विल सी टू दैट व्हाट अनाउंसमेंट कम्स आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये सीन है पूरा, ठीक है। अब पूरा बनाता हूँ, इसके नीचे कंटिन्यू करता हूँ। ये ड्रॉ किया है क्या? ये भी ड्रॉ कर लो, ताकि तुमको एक पता रहे कि क्या कब नोटिफाई हो रहा है। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन चलता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम जबरदस्ती का नया पढ़ के चला गया और एग्जाम में वो लोग लिख के बोल दिया बताओ एज पर कंपनीज एक्ट 1956, ये भी हो सकता है। और वैसे मैं तुमको बता दूं 15 दिसंबर से भले ही इनका सेक्शन नोटिफाई हो जाए, पर काम ढंग से होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? सेक्शन कुछ नहीं होता, जो होता है रूल्स होता है। सेक्शन कुछ नहीं होता, सब सारा ज्ञान किस में लिखा रहता है? रूल्स में। फॉर्म नंबर्स कहाँ होते हैं? रूल्स में। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन छोटा सा एग्जाम्पल, ऑपरेशन कोई तुम ले लो,
इन्होंने ऑपरेशन का सेक्शन तो ऐसे कूद कूद के नोटिफाई कर दिया 1 जून को, इसका रूल्स अभी तक नहीं बना, इसका फॉर्म नंबर अभी तक नहीं बना है। मतलब से मैं एक शेयर होल्डर हूं कंपनी का, मुझे जाके एनसीएलटी में ऑपरेशन का केस करना है, तो तुम बोलोगे ना कि सर कोई फॉर्म नंबर बताओ, नहीं है भाई। ऑपरेशन का सेक्शन तो नोटिफाई कर दिया इन्होंने 241 से लेकर 245, पर उसका रूल्स अभी तक नहीं आया है। और जब तक रूल्स नहीं आएगा प्रोसीजर कहां से आएगा, फॉर्म नंबर कहां से आएगा? तो ऑपरेशन को अभी तक इन्होंने संपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया है। इन दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज अमालगमेशन और वाइंडिंग अप में दुनिया भर का फॉर्म नंबर्स नेसेसरी है। तो अभी तो सेक्शन परसों से आएगा, फिर रूल्स कब कब आएगा? तो द चांसेस आर प्रेटी मच कि फॉर द जून 17 एग्जाम these two chapters may not be notified and we will have to continue to learn it from the old act. Clear hai? But it all depends on institute का announcement which will be most probably in January or February. ठीक है, यहाँ तक सीन क्लियर। नेक्स्ट, अब इन अमेंडमेंट नोट्स के अंदर क्या क्या कवर्ड है वो एक बार देखते हैं। बड़े चैप्टर्स का जो बात चल रहा था उसमें क्या क्या आता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन में सेक्शन नंबर कहां से 241 से लेके 245, पेज नंबर क्या है 9। ठीक है, फिर और एक बड़ा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन, एक चैप्टर होता है इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर कुछ सेक्शंस पहले नोटिफाई हो गए थे और कुछ सेक्शंस अभी नोटिफाई हुए हैं। तो अभी जो सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं वो बता रहा हूं। कम टू पेज नंबर 4 का बॉटम देखो, पेज 4 के बॉटम पे देखो, तुमको दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के ब्रैकेट में कितना सेक्शंस लिखा है? 5 सेक्शंस, वही मैंने बोर्ड पे लिखा है। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के कई सेक्शंस तो पहले नोटिफाई हो चुके थे, ठीक है, और कुछ और जिनको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया था एनसीएलटी की वजह से, अब वो भी कर दिया। तो अब वो जो गैप है ना, वो गैप भर गया है। अब वो गैप भर गया है, मतलब जब मैं पहले इन्वेस्टिगेशन चैप्टर पढ़ा रहा था तो ये 5 सेक्शन नहीं थे, तो बीच में गैप्स आ जाता था। अब उन्होंने वो गैप्स को भी नोटिफाई कर दिया, तो सारा गैप भर गया है। अब पूरा इन्वेस्टिगेशन चैप्टर क्या हो जाएगा? नया। 213 तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता था कि नोटिफाई नहीं होने के बावजूद भी मैं पढ़ाते हो तो उसको अलग से कॉपी में डिक्टेट करके लिखा देता था, ठीक है। अब तो बाकायदा आ गया है, ओके। तो दिस इज इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। फिर इसके अलावा 2-4 टुन्नू मुन्नू सेक्शंस हुए हैं। अब वो टुन्नू मुन्नू को देखते हैं एक बार। डायरेक्टर चैप्टर में ना एक, मतलब क्या बोले, एकदम तुच्छ लेवल का एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ठीक है। सेक्शन नंबर 169 में, पेज नंबर वही 4 है। पेज नंबर 4 के टॉप पे देखो लिखा होगा डायरेक्टर्स चैप्टर, ब्रैकेट में लिखा होगा सेक्शन 169 सब सेक्शन 4। अच्छा, सेक्शन 169 क्या होता है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, वहां देखो मैंने ऊपर में कहीं लिखा होगा पार्शियल अमेंडमेंट विच इज कवर्ड इन क्लास ऑलरेडी, ऐसा दिख रहा है ऊपर? क्यों मैं बता रहा हूं? दिस इज सेक्शन 169 डायरेक्टर्स। इसमें अमेंडमेंट पता है क्या है? बस खाली इतना सा, ये दिख रहा है बोल्ड अंडरलाइन क्या, प्रोवाइडेड दैट, बस उतना ही अमेंडमेंट है। वो पहले नोटिफाइड नहीं था, अब वो नोटिफाइड हो गया, बस एक पैराग्राफ। पार्शियल अमेंडमेंट मतलब वो सेक्शन पहले से ही था, खाली उसके अंदर एक पैराग्राफ नहीं था, तो अब वो पैराग्राफ भी हो गया। पर वो पैराग्राफ ना हम लोग पहले से ही पढ़ रहे थे, बिकॉज इट वॉज एन एसेंशियल पैराग्राफ। तो मैं डायरेक्टर्स वाले इस अमेंडमेंट को कोई अमेंडमेंट मानता ही नहीं हूं, ठीक है, मेरे लिए बेकार है। डायरेक्टर्स के नीचे लिखो। नेक्स्ट, अकाउंट्स पेज नंबर, अकाउंट्स में 2 सेक्शन, 130 एंड 131, 2 सेक्शंस, पेज नंबर है 2। अकाउंट्स चैप्टर भी जब हम लोग पढ़ते थे कंपनी लॉ के अंदर, तो पूरा नया चैप्टर ही था वो। सेक्शन 128, सेक्शन 129, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में बनाना पड़ेगा। 130, 131 नोटिफाइड नहीं था, कर दिया नोटिफाई अभी इसको, तो 2 सेक्शंस एक्स्ट्रा आ गए उस चैप्टर के अंदर। जो गैप था वो प्लग कर दिया इन्होंने, 130 एंड 131 नीचे।
ये कहाँ चालू हो रहा है? पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 एंड 3, ये 2 पेजेस में वो 2 सेक्शन जा रहा है अकाउंट्स का। क्लियर? नेक्स्ट, इसके नीचे लिखो शेयर कैपिटल। सामने सेक्शंस में लिखो 61। सेक्शन 61 में भी सुनो पार्शियल अमेंडमेंट है। सेक्शन 61 हम लोग पहले से पढ़े थे, खाली उसमें एक छोटा सा पोर्शन था जो इंक्लूडेड नहीं था, वो इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो इट्स अ पार्शियल अमेंडमेंट। लिखो बगल में पेज 1। दिस इज माय पेज 1 नो। इसमें सेक्शन 61 दिख रहा है, देखो यहां लिखा होगा पार्शियल अमेंडमेंट। इसमें ये प्रोवाइडेड दैट दिख रहा है आफ्टर पॉइंट नंबर बी, 3 लाइन का छोटा सा बोल्ड अंडरलाइन, बस वही अमेंडमेंट है। वो 3 लाइन का जो प्रोवाइडेड है बस उतना ही सा अमेंडमेंट, और कुछ अमेंडमेंट नहीं है। एंड देन ऊपर फाइनली लास्ट द एंड, नीचे लिखना MOA AOA, यहां कॉपी में लिखो MOA AOA। सेक्शन नंबर के नीचे लिखो 14, ये भी पार्शियल अमेंडमेंट है, लिखो पेज 1। नाउ दिस इज ऑल्सो पार्शियल अमेंडमेंट। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 61, सॉरी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स सेक्शन 14 ना, सामने सेक्शन 14 लिखा है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें भी एक छोटा सा बस अमेंडमेंट है, ऊपर एक देखो बोल्ड अंडरलाइन करके होगा 3-4 लाइन, बस उतना सा है, और वो भी हम लोग पहले से पढ़ ही रहे थे, मतलब इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। ओके, तो ये पूरा सिनेरियो है। नाउ जो रेड में तुमको चैप्टर्स दिखाया है उनमें ज़्यादा अमेंडमेंट किस में है? ऑपरेशन चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर, इसमें ना के बराबर है। अकाउंट्स में 2 सेक्शन आए हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल में और MOA में ज़रा सा है विच इज़ इररेलेवेंट, पर जो भी है हल्का सा भी अमेंडमेंट आने से क्या होता है, वो सेक्शन लाइमलाइट में आ जाता है। जैसे सेक्शन नंबर 14 में और 60 में ज़रा सा अमेंडमेंट आया, पर चैप्टर तो लाइमलाइट में आ गया ना, तो इससे क्वेश्चन आने का चांस एग्जाम में थोड़ा बढ़ जाता है, बस यही बात है। मेन अमेंडमेंट ये 2 चैप्टर में है, ठीक है। और जहाँ तक NCLT रिलेटेड है वो तो ये है, इनसे तो इंपॉर्टेंट बनता ही है, बिकॉज NCLT को अब तक ये लोग टच भी नहीं कर रहे थे। वो जो 407 से 414 सेक्शन उसको लोग छू भी नहीं रहे थे, अब बाकी सेक्शंस नोटिफाई हो गया तो अब पूरा लोग अच्छी तरह से टच करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट। द मोमेंट वी डू दिस होल, हम लोग का समझ लो दी एंड, मतलब खत्म, आराम से हो गया अमेंडमेंट। क्लियर है एकदम ये सीन? डन यहाँ पे? तो अब मैं पढ़ाना चालू करूँ फाइनली, एकदम पिक्चर क्लियर है अमेंडमेंट में कहाँ कहाँ कवर हो रहा है। पेज नंबर 15, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जाके दिमाग लगाते हैं। NCLT आ गया, तो लो पहले वही वाला चैप्टर करते हैं। सेक्शन नंबर क्या है? 407 से लेके 434, टोटल कितना? 28 सेक्शंस। 407 से लेके 434 तक तुम काउंट करेगा, कितना सेक्शंस? 28 सेक्शंस। तो ये एक एक करके डिस्कस करें, इजी है, पहले ही बोल रहा हूँ इजी है। ये जितना भी अमेंडमेंट वहाँ से यहाँ तक तुमको एंड तक दिख रहा है सब इजी है, और मैं जब इजी बोल रहा हूँ तो सच में इजी है, क्योंकि मैं ओवर पेसिमिस्टिक हूँ। तो अगर मैं इजी बोल रहा हूँ तो मतलब डेफिनेटली इजी है। किस लिए इजी है? ये पूरे सेक्शंस जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रोसीजरल सेक्शन है। 2 तरह का सेक्शंस होता है, एक होता है प्रोसीजरल, एक होता है कंसेप्चुअल। ये नीचे वाला जो लिखा था ना रेड में, ये सारा कंसेप्चुअल है, और ऊपर वाला क्या है? प्रोसीजरल। ये प्रोसीजरल सारा एकदम आसान है, मतलब एक बार खाली मेरे को पढ़ाने में एफर्ट लगेगा, पर तुम एक बार बस पढ़ लिया, यहाँ पे समझ लिया, फिर तुमको एफर्ट नहीं लगेगा, फिर तुमसे एकदम फटाफट होते चला जाएगा। तो तुमको पर्सनली इसको रिवाइज करने में ज्यादा ब्रेन इन्वेस्ट करने की नौबत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1। अब ये रेड वाले का बात करें, ये रेड वाला जो चीज दिख रहा है, क्या ये टोटली नया है? नहीं, हम लोग ऐसा ही चीज तो ओल्ड कंपनी लॉ में पढ़ते थे, बस अब नया कंपनी लॉ में पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट मैं ओल्ड कंपनी लॉ में पढ़ा रहा था, अब मैं न्यू कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन मैं ओल्ड कंपनी लॉ में पढ़ा रहा था, अब मैं न्यू में पढ़ाऊंगा। तो हो क्या रहा है, ये ओल्ड का ही तो री अवतार है। ओल्ड कंपनी लॉ में जो जो बातें लिखी थी, तुम लोग में से कई जन होंगे जिनका ये चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, तो ओल्ड कंपनी लॉ का नॉलेज है ना तुमको। अब उसी को बस मैं नया नंबर्स दूंगा, थोड़ी बहुत नई बातें बोलूंगा, तो समझने वाले पे दिक्कत कहां से आएगा? ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ नया डाल दिया है, कि ऑपरेशन बोल के पहले कोई चैप्टर था ही नहीं, अभी नया चैप्टर आया, पहले भी था, आज भी है, बस थोड़ा सा वो नंबर्स चेंज हुआ है, थोड़े बात एक्स्ट्रा इसमें डाले गए, स्प्रिंकल किया गया, तो उसको पिकअप करने में तकलीफ नहीं होगा। स्टार्ट NCLT सबसे पहले।
कंपनी लॉ के एनफोर्समेंट के लिए, कंपनी लॉ में एडजुडिकेशन के लिए, एडजुडिकेशन मतलब होता है जजमेंट पास करना, एडजुडिकेशन मतलब एडजुडिकेट करना माने जजमेंट पास करना। तो जजमेंट पास करने के लिए कितना जुडिशरी बॉडीज बनाया हुआ है? 2 जुडिशरी बॉडीज बनाया हुआ है। नाम दिख रहा है एनसीएलटी, एनसीएलएटी। अब सुनो, हम लोग तो ऐसे एनसीएलटी एनसीएलएटी बोलते हैं, लेकिन जब तुम प्रोविजन पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा, इसको ये लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ट्राइब्यूनल। और इसको लोग क्या बोलता है? एपलेट ट्राइब्यूनल। तो हर जगह तुमको अंदर पढ़ोगे तो मिलेगा ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल। तो मेरे को पर्सनली एज अ मतलब अगर स्टूडेंट में होता तो मुझे ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल विजुअलाइज करने में टाइम लगता, जबकि अगर आप लोग मेरे को इस तरह से एब्रीविएशन लिख के देते तो मेरा विजुअलाइजेशन फास्ट होता। तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, एनसीएलटी और नेक्लैट, ठीक है। एनसीएलटी के अंदर एक हेड बंदा होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। नेक्लैट के अंदर भी एक हेड बंदा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेयर पर्सन। इसके अलावा एनसीएलटी और नेक्लैट में बहुत सारे अदर मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। जेएम मतलब जुडिशियल मेंबर, टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर, सब नीचे लिखा हुआ, इसे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्लेंजी हो जाएगा फालतू का। जेएम मतलब जुडिशियल मेंबर, टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर। अब मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। जुडिशियल मेंबर मतलब क्या? जज वज टाइप का आदमी। जुडिशियल मेंबर मतलब क्या होता है? जज वज टाइप का आदमी। और टेक्निकल मेंबर मतलब जज टाइप का कि कोई अदर फील्ड का एक्सपर्ट, कोई अदर फील्ड का एक्सपर्ट। जैसे सुनो ध्यान से, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, बोला टेक्निकल मेंबर मतलब जैसे कोई सीए या सीएस या सीडब्ल्यूए जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक अलग फील्ड में एक्सपर्ट है ना, तो उनको हम लोग क्या बना लेंगे? टेक्निकल मेंबर। और जज वज टाइप के जो आदमी होंगे उनको क्या बनाएंगे? जुडिशियल मेंबर। प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, ये लोग किस टाइप का आदमी होता है? जज, ठीक है। ये लोग किस टाइप का आदमी होता है? जज। तो मैं क्या देख रहा हूं? ये जज टाइप का आदमी, ये भी जज टाइप का आदमी, खाली ये नॉन जज है, ठीक है। इधर भी ये जज, जज टाइप, नॉन जज। तो ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये दोनों जुडिशरी बॉडीज है ना, तो मेजॉरिटी पावर किसका होगा? जजेस का ही तो होगा। ये तो जुडिशरी बॉडी है, दिस इज नॉट एमसीए का दफ्तर, दिस इज एनसीएलटी, जुडिशरी। अच्छा, और एक चीज तुम याद रखना, ऐसे तो हमेशा कंपनी लॉ पढ़ाते वक्त मैं बोलता हूं कि सीजी वर्ड अगर कहीं दिख जाए तो उसका मतलब क्या है? एमसीए। यही बोलते हैं ना अपने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा सा शांति से सोचना। एक लाइन लिखा हुआ है बुक के अंदर, सीजी शैल एस्टैब्लिश एनसीएलटी एंड नेक्लैट। यहां सीजी का मतलब क्या है? अरे फुल फॉर्म तो मेरे को मालूम है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एमसीए की कुछ और है? यहां इसका मतलब है एमएलजे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट करना है ना, तो ये काम एमसीए करेगा कि एमएलजे करेगा? एमएलजे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जानते ही हो, जानते हो मतलब नाम तो सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तो हम लोग जजेस टाइप का आदमी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कोर्ट बना रहे हैं, तो हु विल बी इन्वॉल्व इन दिस एंटायर थिंग? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, वो लोग बनाए ये सब, ठीक है। नीचे देखें क्या, सेक्शन नंबर 407 डेफिनेशंस। अच्छा, तुम्हारा बस एक ही ड्यूटी बनता है, वहां नीचे देखो ना 5 डेफिनेशन है, उनको पढ़ो और इससे मैच कराओ, पढ़ो और इससे मैच कराओ, ठीक है। मैं बोलूं पहला पॉइंट क्या लिखा है? चेयरपर्सन मींस द चेयरपर्सन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल, मतलब इस साइड। सेकंड, जुडिशियल मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल, मतलब दोनों तरफ होगा। एज सच, अपॉइंटेड एज सच एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, और ये अंडरलाइन करो तो इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। ये क्यों लिखा है मेरे को बताओ? क्योंकि प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन भी जज टाइप होते हैं, दे आर ऑल्सो जुडिशियल मेंबर्स। तो इस बात को क्या करते हैं, यहीं पे एक बार इंडिकेट कर देते हैं, पढ़ते वक्त थोड़ा फास्ट हो जाएगा घर पे। ठीक है, नीचे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? मेंबर मींस, अरे मेंबर में तो सबको ही आ गया, मेंबर में तो यहां से वहां तक सब आ गया, पढ़ो। मेंबर मींस ये सबको ही मेंबर है ना, जेएम टीएम। अच्छा, ये मेंबर है क्या? हाँ, ये खुद भी तो मेंबर है, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन भी तो मेंबर है, पढ़ना।
Member means a member whether judicial or technical of the tribunal or appellate tribunal and includes a president or chairperson. तो सबको ले लिया, बकवास. चौथा, president means इधर president of the tribunal. Number 5 last, technical member means a member of tribunal or appellate tribunal as the case में, मतलब दोनों तरफ होता है. ठीक है, डन है. तो एकदम लल्लू डेफिनेशंस था. इफ आई लुक एट द डायग्राम माय डेफिनेशंस आर डन. ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, तुमको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लिखा देता हूँ, काम आएगा बाद में. ओके, ये जितने भी यहाँ पे 6 टाइप के लोग दिख रहे हैं, कितने टाइप के हुए? 6 है ना, 3 इधर 3 उधर. इन लोग का एक बार में जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो टेनर कितने का होता है? 5 साल का. इनका जब अपॉइंटमेंट होता है तो टेनर कितने का होता है? 5 साल का होता है. इनको 5 साल खत्म होने के बाद आप फिर से एक बार और एक्स्ट्रा अपॉइंट कर सकते हो 5 साल के लिए. 5 + 5 कितना हुआ? 10 साल. अच्छा, ये करेंगे क्या? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 20 साल? नहीं, ये नहीं होता. ठीक है, 5 × 5 10 साल. यहाँ थोड़ा अमेरिका वाला हिसाब है. अमेरिका में तुमको मालूम है ना कि जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए बन सकता है, उससे बाद नहीं. क्योंकि इस बार जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ, दोनों कैंडिडेट जो खड़े हुए, दोनों एकदम सड़े हुए थे. एक वो ट्रंप और दूसरा हिलरी क्लिंटन. लोगों के मन में आ भी रहा होगा ओबामा को वापस रख लें, पर वहाँ पे नियम है कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता. तो यहाँ भी बोल रहे हैं 2 बार बस. 5 + 5 10 साल. नीचे लिखो कहीं 5 + 5 10 साल. 5 + 5 = 10. ये मैथ्स नहीं सीख रहे हैं. 5 + 5 10 जो है ना, ये दिमाग में बोल रहा है मेरे को कि इन लोगों को कितना के लिए अपॉइंट किया जाता है एक बार में? 5 साल के लिए, और एक बार 5 साल कर सकते हो. मतलब बस 5 + 5. इट इज नेवर गोइंग टू बिकम 5 + 5 + 5 + 5. 15-20 नहीं होगा, 10 मैक्स. ठीक है. अच्छा, इन लोगों का रिटायरमेंट एज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होता ही है पक्का. कितना रिटायरमेंट एज? इस बंदे का 67. इधर देखो, राइमिंग से याद रख लो. 3 नंबर्स इन्वॉल्व है टोटल. मैं 3 नंबर्स लिखने वाला हूं. 65, 67, 70. सबसे छोटे आदमी लोग से चालू करते हैं. ठीक है, इनका कितना? 65, 65. इसका कितना? 67. कॉपी. थोड़ा सा डायगोनल रिलेशनशिप दिख रहा है ना इधर. ऐसे इट मेक्स एन एन. ओके, 65, 67, 67, 70. ठीक है, ये इनका रिटायरमेंट एज है. अब तुम बोलो इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? मैं तुमको 65 का मतलब समझाऊं बैठ के? प्रोसीजरल सेक्शन है. प्रोसीजरल सेक्शन में बस एक बार समझने में एफर्ट जाता है, सुनने में, समझने में. पर एक बार आ गया ना, फिर वो बस परमानेंट यहाँ लॉक हो गया. ठीक है. और एक खास बात सुनो, इनकी रिटायरमेंट एज तो तुमने देख ली, सबका 60+ दिख रहा है. कोई मिनिमम एज भी है क्या? मिनिमम एज लिखना नीचे 50 ईयर्स. मिनिमम एज 50 ईयर्स. इन पोजीशंस को होल्ड करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 50 ईयर्स. नाउ दिस इज समथिंग जो मैं उतना बिलीव नहीं करता. ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो एज लिमिट होता है वो होता है 25 या 35 साल. 25 साल है मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, तो मतलब 25 साल प्लस होने से आप एमपी बन सकते हो, पर आप यहाँ जज नहीं बन सकते. एमपी वो जो पार्लियामेंट बैठ के कानून बनाएगा, और ये तो उस कानून को फॉलो कर रहा है. तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि 50+ होना, मतलब सपोज अगर तुम 50 पार ही नहीं कर पाए, मर गया उसके बाद, तो तुम्हारा तो सपना अधूरा रह गया. जज बन नहीं पाएगा कभी तो. बन के उखाड़ा क्या? नीचे आओ, छोड़ो. पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 में ऊपर दिख रहा है सेक्शन 408. उसमें बस एक ही लाइन काम का है. वो सेक्शन ना सड़ा हुआ गया बीता सेक्शन. उस सेक्शन में बोला है एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी बनाएगा. तो वो दिन आ गया. वो दिन क्या है? 1 जून 2016. पढ़ो पहला लाइन. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट. अंडरलाइन सच डेट. वो सच डेट क्या है? लिखो 1 जून 2016. तो आ चुका वो डेट, बन चुका एनसीएलटी. बात खत्म करो, हटाओ. अच्छा, 408 का ना एक जुड़वा सेक्शन है नीचे, देखो एकदम 410, 410. क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल. इसमें भी वही डायलॉग चलेगा. पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट. वो सच डेट क्या है? 1 जून 2016.
तो ये दोनों सेक्शन काम किए कि यूजलेस हैं, यूजलेस है क्योंकि कर चुका ना। ये लोग बोलता है करेगा करेगा करेगा, तो कर दिया ना, हो गया, बात खत्म। 409 स्टार, इंपॉर्टेंट स्टार। 409 को स्टार दो, टर्न करो। 411 को स्टार दो, 409 को स्टार, 411 को स्टार। बॉस ये हार्ड है। हार्ड क्यों है? इसको याद रखने में एफर्ट जाएगा, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। इसमें याद करना पड़ेगा एक्चुअली हम लोग को, इससे थोड़ा सा हार्ड हो गया, वरना ऐसे हार्ड वाली बात नहीं है। एनसीएलटी के अंदर ये जो 3 लोग अपॉइंट हुए हैं, ये जो 3 तरह के लोग अपॉइंट हुए हैं, इनका कुछ क्वालिफिकेशंस होता होगा। वो क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है सेक्शन 409 में। नाम पढ़ो क्या लिखा है। लास्ट में एनसीएलटी है ना, सर्कल। सेक्शन का जो नाम है, सेक्शन का जो नाम है ऊपर, उसमें देखो लास्ट में एनसीएलटी है ना, सर्कल। और नेकलैट के अंदर जो ये 3 तरह के लोग बैठे हैं, इनका भी तो क्वालिफिकेशन होगा, वो काम मिलेगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में 411 दिख रहा है, उसका नाम पढ़ो, लास्ट में देखो नेकलैट होगा, सर्कल। तो इन लोगों को अपॉइंट करने का क्वालिफिकेशन अलग है, इनका क्वालिफिकेशन अलग है। एक बार गेस करो किसका क्वालिफिकेशन ज्यादा होगा, ठीक है, किसका ज्यादा होगा, इसका, ठीक है। नाउ होल्ड फॉर अ सेकेंड, लिसन, मैं धीरे एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी लॉ जब अपने पढ़ते हैं ना, तो अग्रीव्ड पार्टी को डबल अपील का पावर होता है, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील। इन जनरल कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो आपके पास 2 लेयर्स ऑफ एपलेट अथॉरिटी चाहिए। कितना लेयर्स चाहिए? 2 लेयर्स ऑफ एपलेट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे हम लोग का मुकदमा एनसीएलटी में गया, हम लोग हार गए, तो हम लोग फर्स्ट अपील किसके पास करेंगे? नेकलैट के पास जाके करेंगे। फर्स्ट अपील किसके पास होगा? नेकलैट के पास। नेकलैट में हार गए तो सेकंड अपील हो सकता है क्या? हाँ, सेकंड अपील अब किसके पास करना चाहिए? मेरे दिमाग में 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन आ रहा है मेरे दिमाग में हाई कोर्ट, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। लॉजिकली स्पीकिंग हाई कोर्ट होना नहीं चाहिए, बिकॉज नेकलैट दिस इटसेल्फ इज एज गुड एज हाई कोर्ट। अरे एनसीएलटी तो जब मैं आज डायग्राम बना रहा था तो ये आया किसको हटाने के लिए? सीएलबी, बीआईएफआर और हाई कोर्ट का फंक्शन छीनने के लिए। तो ये लोग तो खुद ही हाई कोर्ट के बराबर है, तो इनके ऊपर अगर सेकंड अपील करना है तो किधर होगा? सुप्रीम कोर्ट। सो मेरे को लाइन से 3 चीज विजुअलाइज हो रहा है, एनसीएलटी, नेकलैट, सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे यहां से यहां मूव करेंगे, जो मेंबर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगा। यहाँ 15 साल का क्वालिफिकेशन मांगता है सीए, सीएस, सीडब्ल्यू से टेक्निकल मेंबर बनने के लिए, उधर 25 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। मतलब आदमी तो एकदम मतलब खत्म टाइप होगा। यहाँ 15 साल का एक्सपीरियंस, वहाँ कितना? 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो हर चीज में जैसे मैं यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हूँ, वो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगा। क्या ये लोग हम लोग से एग्जाम में क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे अच्छा सुनो, सब कुछ रैम्पेंटली अंडरलाइन करने मत लग जाना। अगर पूरा अंडरलाइन कर दोगे तो फिर अंडरलाइन का इंपॉर्टेंस गिर गया। जो बोलूंगा बस खाली वो अंडरलाइन करना है, करेक्ट। नीचे देखो, स्टार्ट करें। सेक्शन नंबर 409 में हाउ मेनी बॉक्सेस डू यू सी इन द टेबल? 3। पहला क्वालिफिकेशन किसका दिया है? प्रेसिडेंट, मिला क्या? दूसरा किसका? जेएम, और तीसरा किसका? टीएम, टेक्निकल मेंबर। इनकी क्वालिफिकेशंस दिख रही है क्या करके? सबसे पहले प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है? अंदर अंडरलाइन करो, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, ठीक है। अच्छा मैं इसको पर्सनली कैसे याद रखता हूं ना, मैं वो तुमको बता देता हूं। मैं ऐसे नहीं पढ़ता कि पहले पूरा 409 फिर 411, मैं साइड बाय साइड पढ़ता हूं। जैसे प्रेसिडेंट का अगर इतना बोला है तो इस चेयरपर्सन का कितना होगा? पक्का इससे ज्यादा होगा। इसके जेएम का अगर इतना बोला है तो इसके जेएम का ज्यादा होगा। इसके टीएम का कुछ बोला है तो इसके टीएम का और ज्यादा होगा। तो मैं इनका कंपेयर करके पढ़ता हूं। तो इधर एनसीएलटी का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन बोला? दिस मैन शुड बी अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, फॉर एटलीस्ट 5 years, करेक्ट ना? यही पढ़े अपने। एक बार जाके देखिए उधर चेयरमैन का क्या बोला है।
ठीक है, टर्न करो, चेयरमैन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अंडरलाइन, लिखो 1, रुक जाओ, लिखो 1। या तो ये आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, इधर इस आदमी की औकात क्या थी, हाई कोर्ट जज, इसकी क्या है, सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, तो ऊपर कर दिया। एक और नाम लिखा है वहां, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अंडरलाइन, लिखो 2। मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, तो इसके तो ऊपर हो गया। इधर क्या बोला था कि हाई कोर्ट का जज है फॉर 5 years, और इधर तो सीधा बोलता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इससे तो ऊपर चला गया, पहली बात। दूसरा, बैक टू हियर, जुडिशियल मेंबर्स। अच्छा, जुडिशियल मेंबर में तुमको 3 नाम दिख रहे हैं। पहला वाला जज ऑफ हाई कोर्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years, एंड लास्ट वाला एडवोकेट फॉर 10 years। ठीक है, अब होल्ड करो एक बार। मतलब इधर जेएम बनने का क्राइटेरिया क्या है, हाई कोर्ट का जज है, या फिर साल नहीं दिया हुआ ना, जज ऑफ हाई कोर्ट में साल दिया है क्या, नहीं। अब गिरा लो अपने आप को नीचे, हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट होता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 2 नाम चलते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दूसरा होता है सेशंस कोर्ट, दोनों सेम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट सेम होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट अलग नहीं होता, दोनों टाइप का कोर्ट सेम होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशंस कोर्ट सेम होता है। जब ये लोग सिविल केसेस देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब क्रिमिनल केसेस देखता है तो सेशंस कोर्ट, तो हाई कोर्ट के नीचे है। तो हाई कोर्ट के नीचे वाला जज यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज भी चलेगा, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुकदमा तुम गेस करो कहाँ जाता होगा, हाई कोर्ट में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ज़्यादा मुकदमे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुकदमा किधर जाता है, ये छोटे वाले कोर्ट के पास ही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और तीसरा क्या है, नहीं तो फिर लास्ट में क्या बोल दिया, थर्ड पॉइंट, एडवोकेट है बंदा, कितने साल से एडवोकेट ही, मतलब एडवोकेट गिरी कर रहे हैं, 10 साल से। उधर उधर सब चीज़ ज़्यादा मिलेगा, जाओ। 1 पॉइंट सेम है उधर, 1 पॉइंट सेम है। उधर देखो क्या लिखा है, जज ऑफ हाई कोर्ट, लिखो, अनलाइन करो उसको, लिखना 1 और लिखो सेम, मतलब कम से कम 1 पॉइंट तो सेम है, जज ऑफ हाई कोर्ट। आगे देखो क्या लिखा है, जुडिशियल मेंबर ऑफ द, अनलाइन, जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर 5 years, लिखो 2। मतलब अगर कोई बंदा इसके अंदर, अगर कोई बंदा इसके अंदर 5 साल रह चुका है जुडिशियल मेंबर, तो फिर वो इसका जुडिशियल मेंबर बन सकता है। मतलब एनसीएलटी के अंदर 5 साल का अगर एक्सपीरियंस एंजॉय कर लिया है तो यहां पे आ सकता है 5 साल के लिए, ठीक है। ये क्लियर है क्या, यहां तक तो सिंपल था। अब मेरा एक डाउट है, वो डाउट हार्ड रहता है। मेरा डाउट क्या है, सुनो, अभी एक नई चीज़ सुनने को मिली कि अगर आप एनसीएलटी में जुडिशियल मेंबर हो 5 साल के लिए, तो हम लोग आपको यहाँ पे जुडिशियल मेंबर बना सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, इधर 5 साल कर लिया, इधर 5 + 5 10, तो समझ रहे क्या मेरा बात। उधर 5 साल कंप्लीट कर लिया, इधर आके 5 + 5 10 years कर सकता है, कर सकता है। उधर भी 5 + 5, अगर मतलब ऐसा वो लोग करवाएगा तो कर सकता है, करेगा तो जरूरी नहीं है तुम अपने आप को खुद अपॉइंट कर लेगा क्या, तुमको तो सीजी अपॉइंट करेगा। तो वो लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज पेपर पे लिखा है कि आप ट्राइब्यूनल के अंदर 5 + 5 कर सकते हो, नेकलाइट के अंदर 5 + 5 कर सकते हो। तो मैं तो दोनों का मिला लूँ, 10 + 10 20 कर सकता हूँ, तो उस लिहाज से कर सकता है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट आपको करेगी या नहीं, अरे करने को तो तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, करेगा या नहीं वो अलग बात है ना। तो करने को कर सकता है कि हाँ कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, नीचे। अब टेक्निकल मेंबर पे आते हैं। अच्छा, होल्ड करना, इसका टेक्निकल मेंबर का लिस्ट बहुत लंबा है। हाउ मेनी बुलेट्स आते हैं, 6, ठीक है। अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना, 6 बुलेट्स हैं। ए से लेकर ई के बगल में लिखो 15 15 15 15 15, 15 साल। ए से लेके ई तक तुम देख रहे हैं, सब जगह 15 15 15 डाला हुआ है, मिला क्या। और लास्ट वाला एफ के बगल में लिखो 5 साल। ठीक है। अब मैं एक बार इसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, सुनो। मैं एक बार बोर्ड मिटाना नहीं चाहता, जस्ट इमेजिन करवा रहा हूँ, लिसन। सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए अगर 15 साल तक प्रैक्टिस में है, काम है, एक्सपीरियंस है, तो बन सकता है,
साइड। एक बहुत ही फेवरेट वर्ड है इनका, अ पर्सन ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग इन इंटेग्रिटी। अ पर्सन ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग इन इंटेग्रिटी, ASI। तो अगर वो पर्सन ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग इन इंटेग्रिटी है, जिसने 15 साल तक एक्सपीरियंस किया है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट, जुडिशियरी, अकाउंटेंसी एटसेट्रा, तो वो भी बन सकता है। तो 4 पॉइंट्स तो हो गया 15 वाला। अब पहला पॉइंट 15 साल वाला, वो 15 साल तक भारत सरकार के अंदर इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में इन्वॉल्व था 15 ईयर्स तक। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम सुना है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? लॉयर्स होते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर एनरोल्ड होते हैं एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलता, इनको केस टू केस पैसा मिलता है, जितना केस लड़ेगा उतना केस पैसा मिलेगा। ऐसे बंदे क्या होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में कितने साल तक एंगेज था? 15 साल तक। तो 15 साल का 5 पॉइंट्स तो हो गया। फर्स्ट पॉइंट, हैज फॉर एटलीस्ट 15 years बीन अ मेंबर ऑफ अंडरलाइन इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, जिसमें से कम इस 15 साल में से कम 3 साल वो जॉइंट सेक्रेटरी के पे पर था। मतलब उसका जो पेमेंट पैकेज था वो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी टाइप था। अंदर पढ़ो, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years शैल बी इन द पे स्केल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारा ओहदा होता है, उनका अलग अलग पे पैकेज होता है। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब अच्छा खासा पोजीशन हो गया। और बाकी BCD तो हम लोग का फेवरेट है, वो जो ट्रिपल टाइप के C होते हैं उनके लिए दिया है। पढ़ो, BCD मिला क्या? अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, तुम कंपनी सेक्रेटरी कल पास कर लेता है, क्लियर हो गया तुम्हारा, उसके बाद ना तुम प्रैक्टिस नहीं करता, तुम जॉब में चली गई तुम। ठीक है, तुमको सपोज जॉब करते करते 17 years हो गया, मतलब ट्रिमेंडस पोजीशन पे हो तुम किसी कंपनी के अंदर। 17 साल हो गया तुमको जॉब करते करते, तुम CS है, 15+ हो गया। क्या तुमको वो लोग बना सकता है क्या? नहीं। तीनों में चेक करो, एक वर्ड है जो रोक रहा है, प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे को CA बने 6 साल हो गया, 6 साल। ठीक है, एक दिन आएगा जब 15 भी होगा, क्या मैं बन पाऊंगा क्या? नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तो मैं भी नहीं बन सकता। कौन होना चाहिए? प्रैक्टिस वाले। तीनों का प्रैक्टिस ऑनलाइन करो। ये थोड़ा सा ना मेरे को अजीब लगता है, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रैक्टिस वालों को नॉलेज कम होता है और जॉब वालों को या दिस टाइप नॉलेज इज मोर, बट गवर्नमेंट है ना। 5वां पॉइंट, 5वें पॉइंट के अंदर हम लोग का एज यूजुअल फेवरेट वर्ड होगा ASI, अंडरलाइन करना, एबिलिटी स्टैंडिंग इंटेग्रिटी। एबिलिटी मतलब काम आता है, स्टैंडिंग मतलब उसका रेपुटेशन है, इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार भी है। पता कैसे चलेगा आपको? एबिलिटी तो डिग्री से पता चल जाएगा, कोई स्पेशल टाइप का डिग्री है उसके पास। MBA भी तो एक डिग्री होता है, चाहे कहीं से भी किया हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इट्स अ डिग्री आफ्टर ऑल। CU का फुल फॉर्म क्या है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तुमको पता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी MBA पढ़ाया जाता है। वहाँ से तुम MBA पढ़ाए, मतलब तुम कितने हाई लेवल का MBA तुम सोचो। ठीक है, पर MBA तो है। तो ये डिग्री वगैरह जो भी है, एबिलिटी साबित हो जाएगा। स्टैंडिंग मीन्स रेपुटेशन, वो भी पता चल जाएगा। इंटेग्रिटी का कोई मेजरमेंट है क्या? कुछ तो होगा। इंटेग्रिटी का मेजरमेंट है, उसके खिलाफ आज तक कभी भी कोर्ट में कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक डायलॉग सुना है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आप इंटेग्रिटी वाले हो। हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम लोग आज तक कोई मर्डर नहीं किया, कभी किया क्या? नहीं ना, तो तुम लोग सब क्या है? इंटेग्रिटी वाला। मैं भी इंटेग्रिटी वाला हूँ, मतलब मैंने भी नहीं किया उस तरह से। नीचे लास्ट F के बगल में मैंने लिखवाया क्या? 5 years लिख दो तो। F के बगल में 5 years। F क्या है? 5 years वाला मतलब समथिंग स्पेशल, कि इस बार 15 के बदले 5 साल में ही काम हो गया। ठीक है, अंदर देखते हैं। एक्चुअली डोंट अज्यूम कि 5 साल में काम हो गया, बिकॉज जो पोजीशन उसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो पोजीशन तक पहुंचने के लिए 10-15 साल लग जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये हम लोग के CS एग्जीक्यूटिव में ILGL में आता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो ट्राइब्यूनल बनता है ना, नेशनल ट्राइब्यूनल या अपलेट ट्राइब्यूनल, उसके अंदर वो आदमी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो वो खुद ही बहुत बड़ा पोजीशन है अंदर। Is or has been at least for 5 years a presiding officer of a labor court, tribunal or national tribunal under Industrial Disputes Act 1947.
तो ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा पोजीशन है, यहां तक पहुंचने में कई साल लग जाएगा, तो इसलिए अब 15 नहीं बोल रहे, नहीं तो फिर वो मर जाएगा, इसलिए 5 साल। ठीक है, नीचे 410 हो चुका अपना, पलटे। अब उसका टेक्निकल मेंबर देखते हैं। उसका टेक्निकल मेंबर बहुत आसान है, इसके टेक्निकल मेंबर में एकदम रुला दिया था, 6 नाम था, 15 15 15 15 15 5। ठीक है, और टू मच। उधर एकदम आसान है, उधर देखो कितना बुलेट्स है, एक। अंदर देखो 25 साल लिखा होगा, हाईलाइट। और डिग्री के नाम पे क्या है, वही अपना ASI, एबिलिटी स्टैंडिंग इंटेग्रिटी। तो इधर कोई डिग्री शिग्री नहीं है, सीधा बोला एबिलिटी स्टैंडिंग इंटेग्रिटी, 25 साल का एक्सपीरियंस है। इधर 15 था, उधर 25 है। नेक्स्ट 411 डन है इन दोनों का डिस्कशन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 412, सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल। बस यहां से अब मुझे बोर्ड वर्क करना पड़ेगा, इसको फुल हटा रहा हूं। अब एक एक सेक्शन के बगल में ना मैं पूरा राइटअप देते जाऊंगा, वहीं पे बिल्ड करते जाना, पढ़ते वक्त एकदम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर है 412। एक बार जरा नोट करना, टोटल हाउ मेनी बॉक्सेस डू यू सी? 3 बॉक्सेस, करेक्ट, 3 बॉक्सेस। इंपॉर्टेंट कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को स्टार दो, फर्स्ट एंड सेकंड को स्टार दो। थर्ड वाला ऐसा ही है, बेकार है, बेकार है, काटना मत, मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन वो बेकार है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग किस में लगेगा? फर्स्ट और सेकंड में। अब जो मैं बोलूंगा वो हाईलाइट करना, होल्ड। फर्स्ट बॉक्स के अंदर देखो तुमको लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, फोकस ऑन द लेफ्ट। फर्स्ट बॉक्स के लेफ्ट में देखो लिखा होगा ना, पूरा लिखा है कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हाईलाइट करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरे वाले में देखो लिखा होगा सिलेक्शन कमेटी, लेफ्ट साइड। मैं लेफ्ट में बोल रहा हूं, राइट में नहीं बोल रहा हूं, लेफ्ट मत छोड़ो, लेफ्ट साइड में हाईलाइट करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिलेक्शन कमेटी। फर्स्ट बॉक्स के बगल में तुमको ये लिखना है, सेकेंड बॉक्स के बगल में ये, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, क्या कुछ ठीक है ना? ये एक बार लिख लिया तो मैं आगे बोलूं, ये लिख लिया, सुनो प्लीज। ये अंदर ना वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसको मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं ताकि रीडिंग अपना फास्ट हो जाए। दिस इज फर्स्ट बॉक्स, ये सेकेंड बॉक्स। ट्राइब्यूनल का प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा, वो ऐसे से बाद में देखेंगे। ट्राइब्यूनल के अंदर जो बाकी मेंबर्स होते, कौन बचा? जेएम, टीएम, वो कैसे अपॉइंट होगा? ऐसे। नेकलैट का चेयरमैन और जेएम कैसे अपॉइंट होगा? ऐसे। और नेकलैट का टीएम कैसे होगा? ऐसे। मतलब इनका अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगा, इनका अपॉइंटमेंट इस तरीके से। क्या तरीका है देखते हैं एक बार। सबसे पहले इनको अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नहीं, ये तुम वहां पे लिख ही नहीं पाएगा, ये खाली सुन लो ना, खाली सुन लो, वहां लिखा हुआ है तो सब, यू डोंट हैव टू मतलब राइट, जस्ट लिसन। खाली वो बनाना जरूरी था, ये बनाना जरूरी नहीं, खाली सुनो। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियस सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता हूं तो यहां कौन सा मिनिस्ट्री आएगा? नरेंद्र मोदी क्या? नहीं, यहां पे MLJ वाला मिनिस्ट्री करेगा। ठीक है, ये लोग हमेशा किसी से कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट करेंगे, कंसल्टेशन विथ। तुम बताओ इस केस में किससे कंसल्टेशन हुआ था? तुमने हाईलाइट किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां पे तुम किससे कंसल्ट कर रहे हैं? सिलेक्शन कमिटी। अच्छा, सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन है? चेक। सिलेक्शन कमिटी में बहुत सारा नाम लिखा है ना, चेक करो कितना नाम लिखा है? 5। तो पहला नाम क्या लिखा है? CJI, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब लिखा हुआ है वहां पे। सेकेंड, या फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सेक्रेटरी कौन से मिनिस्ट्री का?
या फिर सेक्रेटरी अगेन कौन से मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या फिर लास्ट में सेक्रेटरी किस बार, इस बार किसका मिनिस्ट्री है, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो नाउ दिस इज एंटायरली अ वेरी मंडेन एंड बोरिंग सेक्शन, देयर इज नो कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस, देयर इज नो कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस, देयर इज नो लॉजिक इन्वॉल्व इन दिस, कि तुम बोलेगा ये ऐसा क्यों किया, इसको उल्टा पुल्टा कर ले, चेंज कर ले, यू कैन इजीली आर्ग्यू दैट, बिकॉज व्हाट इज द लॉजिक, कि प्रेसिडेंट को अगर करना है तो उससे पूछेगा, ठीक है, लेकिन अगर अदर मेंबर से करना है तो इससे, और यहाँ चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर करना है तो उससे पूछो फिर ये, तो ये मतलब लॉजिक क्या, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये तो इनका डिजाइन है, इन्होंने बोला इनको जब करेंगे तो वैसे, इनको जब करेंगे तो ऐसे, ठीक है। और जो मेन बंदा है वो कौन है, वो तो यहां भी है और यहां भी है, तो ऐसा क्या मतलब कोई महान काम हो गया क्या, कुछ नहीं, बस जबरदस्ती का एक डिफरेंस बना के क्रिएट कर दिया। तो इनके अपॉइंटमेंट में कंसल्ट किससे करना है, CJI से, इसके अपॉइंटमेंट किसको कंसल्ट करना है, सिलेक्शन कमेटी, उसके अंदर कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, पहला कौन, CJI, दूसरा सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट, तीसरा चौथा पांचवा सेक्रेटरी है, 3 अलग अलग मिनिस्ट्री का, MCA, MLJ, MOF, ठीक है। ये हुआ मेन ज्ञान। थर्ड बॉक्स जो है ना वो बेकार है, वो क्या है, सुनो, अगर इन लोगों के जैसे मान लो इन्होंने एक प्रोटोकॉल लिख के दे दिया है, ओके, क्या ये प्रोटोकॉल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, नहीं, यू कैन ट्विस्ट विद द प्रोटोकॉल, ये तो प्रोटोकॉल है ना, कोई कंसेप्ट है कि बस ऐसे प्रोसीजर है, बोलता है कि अगर मान लीजिए NCLT या नेक्लैट के अंदर किसी मेंबर को अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट हो गया, सुन लो ध्यान से, ये बात सुन लो प्लीज, अगर NCLT या नेक्लैट के अंदर किसी मेंबर को अपॉइंट करने में कोई त्रुटि हो गई, कोई डिफेक्ट हो गई, तो क्या पूरा NCLT बेकार हो गया क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल बहुत क्लीशे एग्जांपल है, तुम कहीं ना कहीं अब तक लॉ में पक्का सुन चुका होगा, ठीक है, सुनना मेरी बात। हम लोग अभी बोल रहे थे कि टेक्निकल मेंबर कितने साल का एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए NCLT में, NCLT में टेक्निकल मेंबर कितने साल का, 15 की 25, 15 साल ना, ठीक है। तो NCLT का एक बेंच बैठा हुआ है, ध्यान सुनो, कोई मुकदमा चल रहा है, दिस इज द ट्राइब्यूनल, ओके, NCLT का बेंच बैठा हुआ है, उसमें दो मेंबर्स हैं, एक JM और एक TM, एक JM और एक TM। जुडिशियल मेंबर तो अपना सही है, जुडिशियल मेंबर अपना सही है, जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 5 साल या फिर एडवोकेट ऑफ 10 साल, वो सही है। लेकिन टेक्निकल मेंबर है ना, वो 14 साल एक्सपीरियंस वाला है। कितना एक्सपीरियंस वाला है? 14 साल। चाहिए कितना? 15 साल, ठीक है। ये दोनों जन बैठे हुए, इन्होंने मामले का हेयरिंग किया और जजमेंट सुना दिया और गए। जजमेंट सुनाने के बाद जिसके खिलाफ पनिशमेंट दिया था ना, वो पलट के बोलता है तुम्हारा तो सिर्फ 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तुम यहाँ बैठने के काबिल नहीं हो, हटो। ऐसा बोल पाएगा क्या? अरे क्या हो गया, 14 + 1 करने में मतलब कोई वो हो गया क्या? मतलब एक साल कम होने से एक्सपीरियंस, मतलब उस एक साल में ऐसा क्या अचीव हो जाएगा एक्स्ट्रा कि उसका बुद्धि बढ़ जाएगा ऐसा? तो बोलता है एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT और नेक्लैट इज नॉट गोइंग टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेक्लैट और ट्राइब्यूनल। पढ़ो थर्ड बॉक्स। वैसे ही जरा सोचो, एक बार और एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। ये देख रहे हो सिलेक्शन कमेटी, इधर इस सिलेक्शन कमेटी में ये बंदा भी है, सेक्रेटरी MOF। सपोज सेक्रेटरी MOF बीमार था, भयानक टाइप वाला बीमार था, ओके, और कहीं आने जाने की पोजीशन में नहीं है। तो इस बार सिलेक्शन कमेटी में कितने लोग बैठे थे? सिर्फ 4, और उन्होंने मिलके कंसल्ट करके अपॉइंट किया है। तो जितना भी अपॉइंटमेंट होगा सब खारिज हो जाएगा क्या? सिलेक्शन कमेटी में 5 का बैठना एक साथ जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। MCA का सेक्रेटरी है, ठीक है, उसको हार्ट अटैक हो गया है, या MLJ वाला सेक्रेटरी है, उसको कैंसर हो गया है, किसी वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो सिलेक्शन कमेटी में 5 का होना जरूरी नहीं है, 3-4 जो भी बैठे हैं वो लोग मिलके अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। थर्ड बॉक्स, नो अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल और द एपलेट ट्राइब्यूनल शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy or any defect in the constitution of selection committee। ठीक है, रेगुलर लाइन है, कोई उतना दम नहीं। नेक्स्ट 413। अच्छा 413 में क्या लिखा, पहले नाम तो पढ़ो। नाम, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इनका टर्म कितने का होता है बोलो? 5 ईयर्स। अच्छा 5 + 5 10। पलटो, सुनना प्लीज। नेक्स्ट पेज में तुमको 4 बॉक्सेस दिख रहा है क्या? उसके ऊपर लिखो ऑलरेडी डन।
वो जब मैंने एनसीएलटी का पहला डायग्राम बनाया था ना, उसमें मैंने सारा एज वेज लिखवा दिया था, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं एक बार रिकैप करा दूं। इन लोगों का अपॉइंटमेंट एक बार में कितने साल के लिए होता है? 5। फर्दर रीअपॉइंट कितने के लिए? 5। उसके बाद ना 5 + 5 10 साल। अच्छा, इस साइड वाले का एज याद करो, नीचे वाले दोनों का 65, ऊपर 67, इन दोनों का नीचे 67, ऊपर वाला 70, मिनिमम एज कितना? 50 ईयर्स। ये पूरा ज्ञान दिया है। अच्छा, ज्ञान कैसे प्रिंट में लिखा है वो बता देता हूं, जस्ट सुनना। द फर्स्ट 2 बॉक्सेस एक साथ करो, लिखो एनसीएलटी, एंड द लास्ट 2 बॉक्सेस एक साथ करो, लिखो नेक्लैट, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग दिया, मतलब पहला 2 बॉक्स एनसीएलटी के ऊपर है, दूसरा 2 बॉक्स नेक्लैट के ऊपर है, और जितना भी हम लोग बोले वो सब वहां पे लिखा हुआ है, तो उसको रीड मारने में टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नीचे आते हैं, ये क्लियर है ना? ओके। सेक्शन नंबर 414, ये सेक्शन अगेन बेकार है। ये लोग, जिन लोग का भी अपॉइंटमेंट हुआ, इनका सैलरी अलाउंसेस वगैरह बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा? तो मैं एक बार तुमको बताता हूँ, सुनो, जस्ट एक बात सुनो। When NCLT was constituted on 1st June, did they recruit all new people? Yeah, most of them were transferred from CLB. Most of them were transferred from CLB. Correct? Now hold. जब CLB से उनको NCLT में डाला गया तो सबको बोले प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। मतलब क्या उनका पैसा बढ़ेगा कि सेम रहेगा? सेम ही रहेगा। नॉर्मली स्पीकिंग पैसा सेम ही रहेगा कि जिस सैलरी पे तुम थे उसी सैलरी पे कंटिन्यू करो। ऐसा कोई प्रमोशन तो नहीं गया कि तुम सीएलबी से एनसीएलटी में चला गया, ऐसा थोड़ा हुआ है। तो वो सेम का सेम ही था। बढ़ाएंगे नहीं तो कम से कम तो नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट ये बोलेगी आके कि अच्छा अब तुम लोग सीएलबी से एनसीएलटी में जा रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है तो इस बार सैलरी काट देंगे, ये तो नहीं होगा। बढ़ा दो या सेम रखो, कम तो नहीं कर सकते ना। और एक चीज है, सैलरी को लेके ना गवर्नमेंट रूल्स बनाता है। सैलरी को लेके गवर्नमेंट क्या करता है? रूल्स बनाता है। इनका पे स्केल होता है, ठीक है। तो बोलता है कि समय के साथ साथ एनसीएलटी के मेंबर्स के सैलरी के लिए भी रूल्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी रूल्स बनाया जाएगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका एग्जिस्टिंग सैलरी से भी कम हो जाए, ठीक है। पढ़ना, मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि सैलरी पे कभी क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता। बिकॉज ये कोई, मैं उसकी सैलरी क्यों पढ़ूं यार, मैं अपना सैलरी पढ़ूं, ठीक है। अंदर द सैलरी अलाउंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल एंड द एपलेट ट्राइबल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब किया जाएगा, हुआ नहीं है। आगे प्रोवाइडेड दैट, अच्छा जब प्रिस्क्राइब करेंगे तो कम से कम ऐसा करना कि जो चल रहा है उससे कम नहीं हो जाए। पढ़ो, provided that neither the salary and allowance nor the terms and condition of service of the members shall be varied to the, underline, varied to their disadvantage, मतलब कम मत करना, बढ़ा भले ही दो। तो ये लोग सब सरकारी एम्प्लॉइज हैं, इनका हमेशा बढ़ता ही है, कम तो इनका कभी होता ही नहीं है। ओके, यहाँ तक डन है। अच्छा, अब ना मेरे सामने मेरा एक जो मेन डिस्कशन था एनसीएलटी और नेक्लैट में, जो रट्टा मारने वाला था एकदम हैवी, वो हो गया है। ओके, अब जो सेक्शंस आएंगे वो समझने में आसान है, पिकअप भी आसान है। हाँ, तुमको पढ़ने में लैंग्वेज लंबा लगेगा, बिकॉज अब लॉ का लैंग्वेज तो ऐसा ही होता है, पर समझने में आई एम टेलिंग यू इट्स इजी। मैंने हर एक सेक्शन को क्या किया है, तोड़ दिया है सब सेक्शंस में, ठीक है। आई बैडली वॉन्टेड टू रिड्यूस इट, यू ट्रस्ट मी। आज से 1 साल बाद जब मैं पढ़ा रहूंगा ना, तो मैं 30 पेज का ना पक्का कट्टम कुट्टम करके 20 पेज कर दूंगा। अच्छा, सच बोल रहा हूं, मतलब मैं इस तरह की लैंग्वेज को मानता ही नहीं हूं एकदम। एक मामूली सा बात है, आप मामूली तरीके से बोल सकते हो, 4-5 लाइन तक लंबा टान टून के बोला है, पढ़ने में जान निकल जाएगा, जबकि दम कुछ है नहीं उसमें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऊपर से पढ़ने में जब हार्ड लगता है ना, तो अपने को याद भी नहीं रहता और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या इतना लंबा लैंग्वेज लिखा है। पर मेरी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं अभी इस लैंग्वेज को काट नहीं पाया, दैट वाज कि अमेंडमेंट्स नए आए हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मैं इसका लैंग्वेज कट्टम कुट्टम करके छोटा कर दूंगा एकदम। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा ना एक पॉलिटिकल मार्केटिंग इशू हो जाता है कि व्हेन दीज सेम नोट्स विल गो इन द मार्केट, तो फिर ना इस तरह का एक लैंग्वेज उठना चालू होगा कि फलाने टीचर ने 30 पेज का दिया, इसने 20 पेज का दिया, इसने कम पढ़ा है, ठीक है। तो वो जो एक पॉलिटिकल या मार्केटिंग इशू है, उसकी वजह से आई कुड नॉट रिड्यूस द लैंग्वेज कि उसको कट्टम कुट्टम कर पाए। नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज मेरे को एकदम घिन आ रहा है इससे, मेरे को याद नहीं रहेगा लैंग्वेज। ये लैंग्वेज एज मतलब मेरे को तो याद रहेगा, तुमको याद नहीं रहेगा। एज अ स्टूडेंट इसको याद रखना इम्पॉसिबल है, तो अपने इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है।
तुम्हारे पास पूरी छूट है कि तुम जब एग्जाम में लिखेगा पढ़ेगा तुम इसको छोटा करके पढ़ेगा, और उसको हेल्प करने के लिए मैंने हर एक के बगल में सेक्शन में सब सेक्शन था, उसके हर एक के बगल में देखो मैंने कैप्शन डाला है ना बॉक्स में, तुम देख ही रहे, तो तुम कैप्शन पढ़ के गेस कर लेगा कि अंदर क्या लिखा है, और अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं लिखवा दूंगा बगल में छोटा सा, तो तुम उसके दम पे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट एग्जैक्ट लैंग्वेज। यू आर क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, अब नीचे आसान आने वाला है, ठीक है? क्या लिखा है पढ़ो। एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? सुनो एक बार ध्यान से। तुम्हारे घर में पेरेंट्स हैं, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम पीजी का नहीं है, तुम यहीं का है, ठीक है? तुम्हारा घर यहीं पे है, तो घर में हम लोग का चलता है कि हम लोग के पेरेंट्स का चलता है? डेफिनेटली पेरेंट्स का चलता है, ओके? जो डिसीजन वो लेंगे, मतलब आइदर फादर और मदर, जो भी डिसीजन वो लेंगे वही डिसीजन सबको अबाइड बाई करना पड़ेगा। नाउ सपोज फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स वर आउट ऑफ टाउन, कोई रिलेटिव वगैरह के जाना होगा, तो पेरेंट्स वर आउट ऑफ टाउन, तो उस वक्त घर का बॉस कौन हो जाता है? तुम हो जाता है ना। परमानेंट की टेम्पोररी? टेम्पोररी। सो यू आर जस्ट द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ योर घर, टेम्पोररी, फिर तुमको हटना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अब ये टॉपिक क्या है सुनो। कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं? 2 मिल गया? एकदम मामूली, मैं बगल में लिखा दूंगा एकदम इजी हो जाएगा, खाली सुनना मेरा ध्यान से बात। ऊपर पहले हेडिंग को देखो, तो हेडिंग में मैं जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं हमेशा 3 शब्द बोलूंगा। अभी इस तरह का जो लैंग्वेज है बहुत बार आने वाला है। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। अच्छा, प्रेसिडेंट किसका होता है? ट्राइब्यूनल का। चेयरपर्सन किसका होता है? नेकलैट का। यहां सेम पीसी, एम क्या? मेंबर। अच्छा, मेंबर कितने टाइप के? 2, जेएम टीएम। तो कई जगह ना मैं या तो ये लिखाऊंगा या ये लिखाऊंगा। अभी मेरा डाउट क्या है सुन लो। वहां हेडिंग में क्या दिया है? तुम हेडिंग पढ़ के बोलो पीसी होगा कि पीसीएम? हेडिंग पढ़ के बोलो। सिर्फ पीसी ना, ऊपर हेडिंग में लिखो P/C। प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, ठीक है? अब जस्ट ऑब्जर्व करना, दिस इज रफ वर्क, यू डोंट हैव टू कॉपी। ये NCLT है सपोज, और ये नेकलैट है, ठीक है? NCLT के अंदर एक अपना प्रेसिडेंट होगा और बहुत सारे ये JM होंगे या फिर TM होंगे, करेक्ट? सपोज ये आदमी मर गया है या फिर रिजाइन कर दिया है या फिर एडमिट हो रखा है कहीं, मतलब इनकेपेबल है, ओके? मतलब जो भी है, ये गया मतलब हट गया, अब ये छोड़ दिया है। ही इज नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ NCLT, मतलब देयर इज अ कैजुअल वैकेंसी इन इस पोजिशन, ठीक है? मर गया है, रिजाइन करके चला गया है, बाईपास हो रहा है, गवर्नमेंट बोला अब इसका बाईपास ही होता रहेगा, रहने तो इसको हटाओ, ठीक है? या करप्ट था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया, तो देयर इज अ वेकेंट पोजीशन, खाली है स्पेस। राइट नाउ देयर इज नो प्रेसिडेंट। ये हमेशा खाली रहेगा कि सीजी तुरंत भर देगा इसको? सीजी भर देगा ना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़े थे प्रेसिडेंट ऑफ NCLT का अपॉइंटमेंट सीजी करता है विद कंसल्टेशन विद CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी इसको भर देगा, लेकिन तब तक के लिए उसको कौन भरेगा? इन सब में से जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है वो भरेगा, ठीक? एक बार रुकना, अभी खत्म नहीं बात। इन सब में से एक बार ध्यान सुनो, इन सब में से जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है वो भरेगा। नाउ आई हैव अ डाउट, इस रो से कि इस रो से कि दोनों में से कोई भी? किस रो से आदमी उठाएगा तुम? JM से ना, बिकॉज ये खुद किस टाइप का होता है, तो आप तो यहीं से वो उठाओगे इसको, मतलब इनको आप पिक करने वाले नहीं हो, काटो, मतलब इनमें से किसी को उठाओगे। अच्छा, इनमें से किसको उठाओगे? क्या बोला था? सीनियर मोस्ट, मतलब उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर
एनसीएलटी के अंदर कितने समय तक वो रह गया उस हिसाब से, एनसीएलटी के अंदर कितने समय से वो है उस हिसाब से, ना उम्र ना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ना ओवरऑल एक्सपीरियंस। द मेन थिंग इज एनसीएलटी के अंदर कौन सबसे लंबे टाइम तक था, एनसीएलटी के अंदर जो सबसे लंबे टाइम तक था वो बंदा, दैट बंदा इज कॉल्ड सीनियर मोस्ट मेंबर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 2-3 सीनियर मोस्ट हो, तो फिर आपस में डिस्कस कर लो, इसमें लड़ाई झगड़ा क्या है, डिस्कस कर लो, बात खत्म करो, ठीक है, बन जाओ एक बार। और वैसे भी तुमको हम लोग परमानेंट नहीं बना रहे हैं, यू आर जस्ट अ टेम्पोररी, यू आर फिलिंग दैट स्पेस टेम्पोररी। क्लियर एकदम? ये एक बार ये क्लियर? अब इधर सुनो, इधर भी सेम स्टोरी, क्या मैं मतलब लिखूंगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये तो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में देयर इज अ कैजुअल वैकेंसी। सेकंड बॉक्स में जो क्या हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि वो आदमी टेम्पोरली बीमार है, इल है, मतलब वापस आ जाएगा, या एब्सेंट है, कहीं बाहर गया हुआ है। जो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है ना, वो टेम्पोरली खाली बीमार है या एब्सेंट है, तो उसके एब्सेंस में कौन एक बार टेम्पोररी काम करेगा? वही सीनियर मोस्ट मेंबर। ओके, तो सेम टाइप का है दोनों अंदर। मैं डिस्कस करूं नीचे, ये क्लियर है तो एकदम। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बॉक्स के लेफ्ट में लिखो कैजुअल वैकेंसी, सेकेंड बॉक्स के लेफ्ट में लिखो इलनेस और एब्सेंस, इलनेस और एब्सेंस। अब मेरा एक बात सुनो प्लीज ध्यान से, कॉमन सेंस तुम्हारे पास है ना? जब हम लोग अंदर अभी पढ़ेंगे तो अंदर लिखा हुआ होगा सीनियर मोस्ट मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर, यू डिसाइड विच मेंबर, जेएम की टीएम? जेएम, बिकॉज हम लोग शुरू में डेफिनेशन पढ़ के आए थे ना सेक्शन 407 में कि प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन से कैटेगरी का होता है? जेएम, तो जेएम में से होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इम्प्लाइड, वो बोलने की बात, लिखने की बात नहीं है। अंदर पढ़ो, इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, मतलब हट गया है, वैकेंसी हो गया है, द सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, परमानेंट की टेम्पोररी, as the case may be, until the date on which a new president or chairperson is appointed as per the provisions of the act। तो जब तक नया नहीं आता तब तक, ठीक है। सेकेंड बॉक्स के बगल में तुमने लिखा होगा इलनेस या एब्सेंस, मतलब प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन अभी हटा नहीं है, वो खाली टेम्पोररी एब्सेंट है, तो एब्सेंटिज्म के दौरान कौन एक्ट करेगा? सीनियर मोस्ट मेंबर, फिर वापस तो आ ही जाएगा वो बंदा। ओके, यहाँ पे इम्प्लाइड मेंबर कौन सा वाला? जेएम, तो बगल में लिख दो ना जेएम। वो दोनों बॉक्स में देखो मेंबर मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर, तो सीनियर मोस्ट मेंबर के बगल में लिख दो ना जेएम, ठीक है। डन है 415, 416। रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, इजी, लिसन, एकदम सिंपल है, ये मैच करता है। कंपटीशन एक्ट तो पढ़ा होगा, ठीक है, कंपटीशन एक्ट मैं बता देता हूँ, खैर कंपटीशन का मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं स्टैंड लोन बोल रहा हूँ। ओके, तुम कभी भी कोई भी जॉब करते हो ना, कभी भी कोई भी जॉब करते हो, तो तुम्हारे पास रिजाइन करने का अधिकार है कि नहीं? रिजाइन कर सकते हैं हम लोग, कोई बॉन्डेड लेबर तो है नहीं, कोई भी कभी भी कहीं भी रिजाइन कर सकता है, करेक्ट बात है। जब हम लोग रिजाइन करते हैं तो वी हैव टू सर्व नोटिस पीरियड, वी हैव टू सर्व नोटिस पीरियड, मतलब ना रिजाइन करने के बाद भी आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना वहां पे काम करना पड़ता है, बिकॉज कंपनी को एक समय चाहिए होता है ना कि आप जा रहे हो तो आपने जो भी काम अब तक किया है वो आपसे प्रॉपर्ली हैंडओवर लेना है, फिर आपका एक सब्स्टिट्यूट बंदा ढूंढ के अपॉइंट करना है, सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी डन और नॉट, करेक्ट बात है ना? दे हैव टू बी डन। तो कंपनी को एक वक्त चाहिए, 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम चिंता मत करो, तुम एक दिन जॉब में जाओगे किसी और, मोस्ट प्रोबेबली जैसा मेरे साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ होगा कि पहले साल के अंदर रिजाइन कर दोगे, ठीक है। मैं जैसे ज्वाइन किया, आई ज्वाइन इन द मंथ ऑफ मार्च 2011, ठीक है, मार्च 2011 में मैं केपीएमजी ज्वाइन किया, और अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर को मैं जब गया, मैं जाते ही वहाँ रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो मार्च से अक्टूबर तुम गिन लो, मतलब जितना महीना होता है, कितना होता है बाय द वे? मार्च फुल 8 मंथ्स ना, 8 बस क्या,
ठीक है 8। तो पर अब क्या था कि मेरा CS फाइनल का एग्ज़ाम था, उसमें दिसंबर 2011 में CS फाइनल का एग्ज़ाम था, ठीक है, और मेरे को एक वर्ड भी नहीं आता था, कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, तो मैं चाहता था जल्दी से मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाना है, ठीक है, पर ये तो नियम है कंपनी का, क्योंकि मुझे 6 महीने से ऊपर हो चुके थे, तो आई वॉज अ कन्फर्म्ड एम्प्लॉय, आई वॉज नॉट ऑन प्रोबेशन, तो मेरे ऊपर नोटिस पीरियड कितने का था, 2 महीने का, यानी नवंबर दिसंबर मेरे को वहाँ बिताना पड़ेगा। अब मेरा एकदम बैटरी डाउन, दिसंबर बिताना पड़ेगा मीन्स व्हाट, दिसंबर 25 को तो CS फाइनल का एग्जाम चालू हो रहा है, तो मैं कैसे, मतलब, तो पार्टनर के पास ना एक पावर होता है कि वो चाहे तो मेरा नोटिस पीरियड 15 दिन से कम कर सकता है, तो उसने कम कर दिया था 15 दिन से। सो अकॉर्डिंगली मैं अराउंड 16th तक वहाँ पे था, 16th ऑफ दिसंबर, 17th दिसंबर को आई केम बैक टू कैलकाटा। फिर मैं जैसे अपना एग्जाम दिया वैसे, तो मैं 2 महीना मुझे सर्व करना पड़ा, मतलब बोलने को 1.5 महीना, ऐसे 1.5 महीना मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ा कि नहीं। सरकारी ऑफिसेज में जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, ठीक है, कितने का होता है, 3 महीने का। तो अब सुनो, ये लोग भी अगर जाना चाहते हैं रिजाइन करके, इनका अपना रीजन, जाओ भाई, वैसे सरकारी जॉब है, कौन रिजाइन करेगा, काम न धाम, हराम का पैसा आता है, फिर भी सपोज इनको रिजाइन करना है बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजन, 4 घंटा भी नहीं हो सकता मेरे से काम, ठीक है, मत करो, रिजाइन करो। तो अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो आपके पोजीशन को भरेगा कौन, पहले बताओ। अरे तुम हट रहे हो तो कौन भरेगा तुम्हारे पोजीशन को, कौन फिल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगा इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सिलेक्शन कमेटी, करेक्ट बात है। तो उनको वक्त चाहिए, तो बोलता है कि कम से कम आपको रिजाइन करने के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल ये सब अंदर लिखा हुआ है। आपको कितना दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा रिजाइन करने के बाद भी, अर्लियर ऑफ कितना, 3 months, और अरे बोर्ड पे लिखा है, देख के भी नहीं, अंटिल CG अपॉइंट्स अ सक्सेसर। तो CG ने अगर जल्दी अपॉइंट कर दिया तो तुम जल्दी आजाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। CG ने नहीं किया तो 3 महीने बाद आजाद होगा। ओके, अंदर पढ़ो, अंदर देखो लिखा हुआ होगा, अंदर 2 पैराग्राफ दिख रहा है क्या, सेकंड पैराग्राफ हाईलाइट, डन है, अरे सब लिखा हुआ तो अंदर। ओके, नेक्स्ट 417, अब तक तो तुम रिजाइन कर रहे थे, अब हम लोग तुमको निकालेंगे, रिमूवल, ठीक है, तुमको निकाला जाएगा, यू विल बी रिमूव्ड, यू मतलब ये लोग, ठीक है। NCLT या नेक्लेट के अंदर जो PCM है, इनको क्या किया जाएगा, रिमूव। तो रिमूवल का ग्राउंड्स होना चाहिए, हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर फॉर रिमूवल, 5, नीचे 5 ग्राउंड्स दिख रहा है। ये आसान टॉपिक चल रहा है, मतलब ये वाला जो चीज है ना, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, ये लॉ में बहुत जगह आता है, रिपीट टाइप का है, ठीक है। CS पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इतनी बार लॉ आता है कि वो ना, मतलब लीवरेज इफेक्ट चालू हो जाता है। पढ़ा हुआ था, हाँ वही है सेम, मतलब अगर ये अमेंडमेंट क्लास में होता मैं पक्का बोलता सेम है, CCI लिख के आगे बढ़ो, मतलब CCI यू नो ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल वैसा ही है, पर ठीक है पूरा बोल देता हूँ एक बार, देखो नीचे 5 बुलेट दिख रहा है क्या। सबसे पहले तो D और E को एक साथ करो, D और E को एक साथ करके लिखो करप्शन, ओके। ABC देखो एकदम आसान, नंबर A अंडरलाइन, इंसॉल्वेंट हो गया है। अच्छा, हम लोग को पता है ना, इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है वो इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो हाउ कैन ही कंटिन्यू, निकल। सेकंड पॉइंट, मॉरल टर्पिट्यूड किया है, मतलब ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, टर्पिट्यूड मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड को बोलते हैं टर्पिट्यूड, एकदम गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड से जानबूझ के कोई अपराध किया है जिसके लिए इसको सजा भी सुनाई गई है, निकलो। थर्ड, इनकेपेबल, फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है, और काम नहीं कर सकता, ठीक है, मत करो, निकलो। चौथा और पांचवा क्या है, करप्शन है, ही हैज अब्यूज्ड हिज पोजीशन,
या फिर ही हैज अक्वायर्ड सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब रुपया लिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या चीज है? करप्शन, करप्ट आदमी एक नंबर का। जज करप्ट होना शोभा देता है क्या? आप जज हो, न्यायाधीश हो, आपको तो मतलब इम्पार्शियल होकर जजमेंट देना, यू योरसेल्फ आर करप्ट, तो निकल, ठीक है। सुनो, अब ये 5 ग्राउंड के नीचे एक प्रोवाइडेड दैट दिया है। प्रोवाइडेड दैट में देखो बी टू ई लिखा होगा, एक बार हाईलाइट करेगा क्या? वो जो बी टू ई वाले 4 पॉइंट्स है ना, 4 ग्राउंड्स है, बोलता है उसमें पहले आपको एक हेयरिंग का मौका देंगे, ठीक है। आप अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हो, उसके बाद निकालेंगे। देखो अगर तुम इनसॉल्वेंट है तब तो तुम अपने बचाव में कुछ नहीं बोलेगा, सीधा निकलो। लेकिन अगर तुम मॉरल टर्पिट्यूड वाला कांड कर रखा है या इनकेपेबल है, तो हम लोग तुमको एक रीजन देंगे कि अपने बचाव में कुछ बोलना है तो बोलो, फिर हटाएंगे, ठीक है। सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स के अंदर जो मैं बोलूंगा वो लिख लेना, लिख लेना मतलब रीड नहीं, लिख लेना। नीचे देखो सेकंड बॉक्स के लेफ्ट में लिखो 1, इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। तुमको हम लोग ऐसे एक झटके में नहीं फेंकेंगे, पहले तुम्हारे खिलाफ एक इंक्वायरी बैठेगा। कौन इंक्वायरी करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर इंक्वायरी में साबित हुआ कि तुम दोषी है तब तुमको निकालेंगे, ठीक है। ये खास तौर पे ना वो जो करप्शन वाला 2 बुलेट है ना, उसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, हियरिंग। हियरिंग, हियरिंग सुनवाई का एक मौका देंगे। वो एक डायलॉग नहीं रहता हर जगह, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन, मींस व्हाट? हियरिंग। अच्छा, ये वाला जो सेकंड बॉक्स है ये किसके लिए लग रहा है तुमको? ये 5 ग्राउंड के लिए होगा कि करप्शन वाला के लिए? करप्शन वाला के लिए। लिखो फॉर ग्राउंड डी एंड ई, फॉर ग्राउंड डी एंड ई। अरे कॉमन सेंस है ना हर चीज में, ये मत बोलो कहां लिखा है, कहां लिखा है, दिमाग भी कुछ होता है ना। कहां लिखा है मींस ऊपर क्या था? नंबर है इंसॉल्वेंट। अरे वो आदमी कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बैठ के इंक्वायरी करेगा? या सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ था वहां? मॉरल टर्पिट्यूड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, तो उसमें भी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या इंक्वायरी करेगा? थर्ड वाले में इनकेपेबल हो। अच्छा, इनकेपेबल का कोई निशानी तो होगा मेंटली या फिजिकली? मेंटली अगर है तो उसको ल्यूनेटिक असाइलम में भेजा हुआ होगा, या फिर मेंटल हॉस्पिटल ने उसको बोल दिया होगा ये गया, ठीक है। या फिजिकली इनकेपेबल का मतलब होगा कि बॉडीली कोई इंजरी है, कोई सर्टिफिकेट है। तो ऊपर वाला 3 केस में सुप्रीम कोर्ट क्या इंक्वायर करेगा? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर तो करप्शन के मामले में ही कर सकता है ना, तो इसीलिए वो इंप्लाइड है कि इट इज फॉर ग्राउंड नंबर डी एंड ई। अरे तुम खुद सोचो, ऊपर तो हम लोग बी टू ई में हियरिंग बोल ही चुके हैं, तो वापस यहाँ हियरिंग बोलने का क्या मकसद है? अगर वो 5 पे होता है, ए से ई पे, तो फिर से आप वो ऊपर फिर बी टू ई आपने बोला ही क्यों? तो यहाँ पे बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड नंबर डी एंड ई, जो कि करप्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, सपोज ये आदमी करप्ट है, ये कोई है मेंबर चेयरपर्सन, ये करप्ट है, तो इसको हटाने के पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला बॉस टाइम लगेगा 1 महीना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है 1 महीना टाइम लगेगा, तो 1 महीने तक इसको कंटिन्यू करने देंगे कि सस्पेंड? सस्पेंड। थर्ड बॉक्स, सस्पेंशन फ्रॉम ऑफिस, दिख रहा है? दिख रहा है? नीचे लिखो तो सीजी प्लस सीजेआई, सीजेआई, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके उसको टेम्पोरली सस्पेंड कर देगा जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाता। करेक्ट बात है एकदम। सुप्रीम कोर्ट का जब तक इंक्वायरी खत्म होकर जजमेंट नहीं आता तब तक के लिए इसको कंटिन्यू करने तो नहीं दे सकते ना, निकलो एक बार, टेम्पोररी सस्पेंड। चौथा बॉक्स जो दिया है ना, दैट्स अगेन महाबकवास। उसमें बोला है ना सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब चीजों के ऊपर ना रूल्स बनाएगा। हाँ तो बनाओ, बनाओ, वी आर विथ यू। फिर नेक्स्ट सेक्शन 418, ठीक है। नीचे सेक्शन 418, क्या नाम लिखा है उसका? अब इतना बुरा दिन आ गया है कि स्टाफ लोग के ऊपर लॉ पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, स्टाफ ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल, मतलब ऑब्वियसली अंदर तो रीड मारूंगा नहीं इसका, वो इंसल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो लिखा है उसको देख के सुनो एक बार ध्यान से, एक बार सुनो। सपोज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, ये एनसीएलटी और ये नेक्लैट है, एनसीएलटी नेक्लैट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी और नेक्लैट से पूछेगा तुम लोग को कितना एम्प्लॉइज चाहिए बताओ,
उतना एम्प्लॉयज और स्टाफ तुम लोग के यहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। जितना ये लोग बोलेगा उतना कंसिडर करके, अब ये लोग बोलेगा 5000 स्टाफ, तो ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब दिखाएगा कि इतना रिक्वायरमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करके उतना स्टाफ लगा देगा, करेक्ट। अच्छा, ये स्टाफ लोग क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा? जो एनसीएलटी का प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या मेंबर जो भी बोलेगा करने वही करेगा। पीसीएम विल डिसाइड दैट व्हाट शैल बी देयर ड्यूटी। थर्ड, इन एम्प्लॉइज का सैलरी क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए भी रूल्स बना देगा, ठीक है, तो बनाओ। ओके, ये 3 पॉइंट है। लेफ्ट साइड देखो प्लीज, खाली लेफ्ट देखो प्लीज, इसको अंदर रीड मारने का नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा है? रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। तो सीजी किससे किससे पूछेगा? इन दोनों से ही पूछेगा, एनसीएलटी और नेक्लेट से, भाई कितना चाहिए तुम लोगों को बताओ, और फिर कंसल्ट करके अपॉइंट कर देगा। पहले लाइन में अंडरलाइन करो ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल। ओके। नंबर 2, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। ये जो स्टाफ लगवाया है तुमने एनसीएलटी और नेक्लेट में, इन स्टाफ का काम क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा? सीजी क्या ना, लिखो पीसीएम, इधर लिख दो। मतलब इनका काम कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल या चेयरपर्सन ऑफ नेक्लेट या मेंबर्स ऑफ बोथ, मतलब जेएमटीएम वैसा। थर्ड, सैलरीज एंड अलाउंसेस। देखो अंदर में क्या लिखा है? सैलरीज एंड अलाउंसेस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में देखो बोला एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मतलब रूल्स बनाएगा इसका, जब बनाएगा तब बनाएगा। सेक्शन 419, अब फाइनली आया ना डेस्क बेंच, ठीक है। बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल, मैं बार बार बोल रहा हूं, बेंच का मतलब होता है एक लोकेशन। तो एनसीएलटी के तो हिंदुस्तान में इतने सारे लोकेशंस पे खोले गए, ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक, तो वो जो लोकेशन है उसको बेंच बोलते हैं, ठीक है। बेंच डज नॉट मीन लिटरली अ बेंच। अच्छा, कई जन को बेंच का खोपड़ी में एकदम गलत मतलब है, और गलत मतलब क्या बताता हूं। कोर्ट में जब तुम जाओगे तो एक ही कमरा होगा कि बहुत सारा रूम्स होगा? जैसे टिपिकली मूवीज में तुमको दिखाता ना, कोर्ट है, एक बड़ा सा स्पेस है, डेस्क बेंच लगा हुआ है, आदमी लोग बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे वो आएगा बैठेगा, क्या वो जज आके बैठेगा। तो ऐसा एक ही रूम होता है कि वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जजेस होते हैं, एक ही जज नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे जज होते हैं, बहुत सारा कमरा। तो यू डोंट से कि वहां पे 10 बेंच है, यू से एक ही बेंच है। बेंच मतलब लोकेशन, बेंच मतलब लोकेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, बेंच को स्पेसिफिकली बोला जाता है, कोई भी केस के सुनवाई के लिए आपको एक बेंच क्रिएट करना पड़ता है। बेंच का मतलब ना, इट्स नॉट लिटरली लाइक बेंच, इट मींस हाउ मेनी जजेस आर गोइंग टू लिसन टू दैट केस। ओके, जैसे भयानक लेवल का अगर केस हुआ है तो कम से कम भी 3 जज बैठ के सुनेंगे। नॉर्मली जैसे सुनो, मूवीज में जो दिखाता है हमेशा, इट्स अ सिंगल जज, एक जज बैठा है, यहां पे 2 लॉयर लोग भौंक रहा है बैठ के, एक जज बैठा है, दैट्स कॉल्ड अ सिंगल जज बेंच, दैट्स कॉल्ड अ सिंगल जज बेंच। बड़ा मुकदमा है तो 3 जज, 4 जज, 5 जज भी हो सकता है, पूरा एक बेंच होगा, बिकॉज सबका अपना अपना व्यूज होगा, वो लोग अपना जजमेंट देंगे। बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, कई साल पहले का है, लेकिन कुछ साल पहले उसका नतीजा आया था, हिंदू मुस्लिम राइट्स वाला। तो वो एक जज का बेंच नहीं था, वहां कई जजेस थे और सबने अपना अपना ओपिनियन रख के दिया था अलग अलग, ठीक है। तो अब इसमें बताया है कि हु विल कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस, ठीक है, और एक बेंच में कितने जजेस वगैरह होंगे, सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगा, 5-10 मिनट्स।